पिछली बार जब ये क्लासेस ले रहा था मैं, जो भी बैच था मेरे पास, मैंने उनको बोला था कि पत्तन से क्वेश्चन आएगा, और ये आया भी। तो इसका आंसर 2 है। इसमें बस ये इतना सा लग सकता था ज्यादा से ज्यादा। फिर से यहाँ पे अगर मुझे करना होता तो इसको मैं वाई करता, क्योंकि मुझे 2 में डाउट रहता। ये तो मैं 100% पता था, ये मैंने क्रॉस कर दिया, इस पे मेरे को डाउट हो सकता था तो वाई में जाता। अगेन ये फिर से वाई में जाता, बिकॉज ये मैं क्रॉस कर चुका होता, ये फिर से वाई में जाता। सेकेंड वाले राउंड में आके करूंगा कि मैं कैसे करता, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, वाई मतलब 2 में डाउट। अब देखो ये वाला तीसरा सवाल, कितने पर्णपाती बने? ये दोनों यूपीएससी के पीवाईक्यू में बार बार रिपीट। ठीक है, काफी बार रिपीट हुई, एक बार नहीं, 5-7 बार खूब रिपीट हुई। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कटहल, और पिछली बार कुछ लोगों ने ये थोड़ा सा बचकाना हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि वो मूवी देख लो, तो मूवी की वजह से। तो ये ऐसी मूवी आई भी थी, कटहल की चोरी वाली, यूपी की। तो पता नहीं यूपीएससी ने वो तो देख के नहीं बनाया होगा, लेकिन कुछ लोग दे देते हैं कि यूपीएससी ऐसे बनाता है, जैसे चॉकलेट के रेपर से बनाता है, जैसे पीवाईक्यू में एलिमिनेशन लगता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग चीजें बदलती रहती है ना। तो आई होप कि ये देख लेना आप लोग। पर ये कटहल था, ये सदाबहार वन था, और जैसे मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा कि ये कभी पत्ते नहीं गिरा था। अगर जितने भी आप यूपी बिहार वाले, राजस्थान वालों को स्पेशली नहीं पता होगा, मुझे पता है कि उधर नहीं होता है। तो भाई अंदाजा भी लगा सकते हो कि हमारे तो वैसे भी नहीं होता, तो पक्का हो सकता है कि होगा कि नहीं होगा। और यूपी बिहार वालों के होता है कुछ, तो उनको वैसे पता होगा कि पत्ते नहीं गिराते। तो 50-50 वाला गेम था ये। वाई फिर से। ठीक है, अनदर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है 2020 का, सेम स्टेटमेंट, इवन कुछ भी लाइन चेंज नहीं की। ठीक है, लेकिन मजेदार बात है कि यूपीएससी ने इस बार इसका आंसर ए दे दिया है। ठीक है, सब लोग इसका आंसर बी सोच रहे थे, इवन मैं भी बी करता अगर आंसर वो करना होता। बिकॉज ये बोल रहा है कि चीन की तुलना में भारत के सिंचित क्षेत्र का अनुपात अधिक है, ये बात सही है। और चीन की तुलना में भारत के पास अधिक कृषि योग्य क्षेत्र है, ये बात भी सही है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन, इस वाले स्टेटमेंट को मेरे हिसाब से उन्होंने गलत माना है। ये तो वैसे भी काट सकते थे कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता चीन से हमारी ज्यादा है। अरे भाई, चीन से हमारी उत्पादकता ज्यादा होगी तो हम क्या कर रहे हैं इधर? हमारी तो दुनिया ही बदल गई होती ना। तो हम क्या कर रहे थे, इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते थे। तो या तो ये था या ये था, लेकिन ये फिर से, ये मतलब जो करके एग्जाम टाइम में तो आप यही करके आते, लेकिन ये गलत है, इसका आंसर ए था। और वैसे भी कट ऑफ 75 गई है, तो अभी देखते हैं लोग। ये थोड़े से टफेस्ट क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है, और कच्छ भूमि भी। ये यूपीएससी का रिपीटेड क्वेश्चन है, जब जहां उसने पूछा था चांदीपुर बीच के बारे में, और उसमें एक ऑप्शन दिया था ये रण का कच्छ। और वैसे भी आप करो, देखो दूसरा लॉजिक भी दिखा। ये बोल रहा है मैंग्रोव। अरे भाई मैंग्रोव होगा, ये बहुत सारे मैंग्रोव के फॉरेस्ट वन। तो बोल रहा है कि समुद्र स्तर में पुनरावृत्ति गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण। समुद्र स्तर में गिरावट हो रही है और वापस पानी उतनी ऊंचाई पर आ रहा है, तो फिर मैंग्रोव कैसे बनेगा भाई? नहीं बनेगा ना। मैंग्रोव के लिए तो सतत पानी चाहिए। तो भाई इसको काट देता हूँ। दूसरा, अनूप। फिर से देखो इधर इंग्लिश में जाके देखो, स्वैम्प। स्वैम्प क्या होता है? जहां पे पानी भरा रहता है। ठीक है, कीचड़ एक तरीके से, ये तो पढ़ा होगा सुना होगा कभी तो यार। काट दो भाई, यहाँ तो पानी नहीं, पानी वापस चला गया ना, तो स्वैम्प तो नहीं रहा। अनोदर पार्ट इज मरकम, लवण बेसिन और कच्छ का रण। अब भाई लवण का बेसिन है ये, तो लवण का बेसिन में तो हाँ ये हो सकता है कि लवण का बेसिन भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर 30 मेरे हिसाब से यूपीएससी में पीवाईक्यू में आपने पढ़ा होगा, तो आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, ये इजी सवाल मैडम। अभी हम सवाल कर सके हैं वाई वाले कुछ सवाल, ये हमारा इजी है। ठीक है, इजी में डालूंगा इसको, अनोदर इजी क्वेश्चन। भाई कांति में तटीय क्षेत्रों की बात करें। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में पहली चीज। दूसरा, प्रचुर मात्रा में। तीसरी बात, इल्मेनाइट और रूटाइल और उसके समृद्ध स्रोत। तो अब कोई बोले ना तो भाई मतलब हैंड रेज करना, उसके बाद बोलना, क्योंकि मेरे पास आवाज नहीं आएगी। ठीक है, थोड़ा कान में लगाने के बाद मेरे को फीलिंग नहीं आ रही थी पढ़ाने वाली। तो अब हम शुरू कर रहे हैं तटीय क्षेत्रों में, और वो भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है भाई साहब। ये तटीय क्षेत्र है, और यहाँ पे भी प्रचुर मात्रा में। अब देखो एल्यूमिनियम, और इसके ये है, एल्यूमिनियम मुझे निकलता है बॉक्साइट से निकलता है, ये मुझे पता था, ये तुम्हें भी पता होना चाहिए। बीसी के एकदम क्रॉस कर दो। तांबा, तांबा मुझे पता है, ये तो राजस्थान में पाया जाता है, खेतड़ी में, खेतड़ी के आसपास। तो फिर से मैं क्रॉस कर दूंगा। ठीक है, तटीय क्षेत्रों में तो तांबा नहीं है ना भाई, उतना तो नहीं है। अगला लोहा। लोहा हाँ तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, लाइक गोवा वाले क्षेत्रों में, लेकिन इनमें इल्मेनाइट और रूटाइल नहीं है उसके। उसके हेमेटाइट, बॉक्साइट, वो वाले।
तो ये भी नहीं होगा, आंसर बचेगा डी। मैंने आपको बोला था कि 3 आपको क्रॉस करने, उसके बाद चौथे पे आंसर जाना, तो इजी सवाल, इजी डाल दूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको 60 क्वेश्चन ऐसे इसमें वो करवाऊंगा जो इजी कैटेगरी में आएंगे, या फिर रिपीट या फिर एनसीईआरटी। 60 क्वेश्चन, 120 नंबर तो आने चाहिए, बाकी जिसके इससे कम आया वो भाई अपना देख लेना। ठीक है, अनदर। अब ये बोल रहे हैं, संसार का 3/4 कोबाल्ट, संसार का 3/4 कोबाल्ट की बात कर रहा है। विद्युत मोटर वाहनों की बैटरी के निर्माण में आवश्यक धातु है, स्पेशली 3/4 ऑफ कोबाल्ट है भाई साहब यहाँ पे। कुछ बोलना था भूपेंद्र? हाँ बोलो। मैं सर ये पूछ रहा था कि इल्मेनाइट और रूटाइल ये टाइटेनियम के उत्पाद हैं। अरे ये बोल रहा है कि ये समृद्ध स्रोत हैं इसके, इसके इससे स्रोत से ये निकलता है, इसका मतलब ये टाइटेनियम के खनिज है ये, एक तरीके से ऐसे समझो। ठीक है, अगला, कि भाई ये बोल रहा है कि विद्युत मोटर और संसार का 3/4 कोबाल्ट की बात कर रहे हैं, 3/4 कोबाल्ट मिलता है और विद्युत मोटर वाहनों में बैटरी के लिए नहीं मिलता। अब मुझे पता है कि अर्जेंटीना, अब अर्जेंटीना मैं इसलिए काटूंगा क्योंकि मुझे पता है एबीसी ट्रायंगल, और मुझे यहाँ पता था कि एबीसी ट्रायंगल में सबसे ज्यादा लिथियम था, और अगर लिथियम होता और यहाँ पे कोबाल्ट भी होता तो न्यूज में तो आता। भाई नरेंद्र, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो ये तो मेरा कट गया। अगला, कजाकिस्तान। अगर कजाकिस्तान में होता तो यूएसए और ये रसिया वगैरह इधर क्यों लड़ रहे होते? मतलब इधर खनिज वनिज की खोज हो रखी होती, और रसिया कजाकिस्तान के पीछे क्यों नहीं पड़ा होता? और वैसे भी कजाकिस्तान यूरेनियम और उनका समृद्ध स्रोत है, इसका नहीं है। ठीक है, अगला, और तुम्हें पता होगा कि इंडिया की इससे डील भी हो रखी है यूरेनियम वगैरह की, तो आपको थोड़ा आइडिया इसका भी होना चाहिए पहले। दूसरा, बोत्सवाना। अब दो में डाउट आ गया, या तो बोत्सवाना होगा या कांगो। अब बोत्सवाना और कांगो में मैं एक ऑप्शन मुझे चूज करना है। अब देखो यहाँ पे कैसे लॉजिक चूज करेंगे। बोत्सवाना में इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मतलब ये, अगर मैं पिछले साल न्यूज़पेपर में कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि बोत्सवाना हाथियों की मृत्यु के लिए कुछ न्यूज में था, हाथियों की डेथ, या वहां पे कोई एक नेशनल पार्क उसकी वजह से भी न्यूज में था। ठीक है, और एक लॉजिक मतलब हो सकता है आपको थोड़ा सस्ता लगे, लेकिन ये देखना अगला वाला कॉन्गो बेसिन, फिर से कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो। तो ये ना यूपीएससी का थीम बेस, मतलब मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू आता है, सेम हर बार पेपर में आता है। लाइक 2019 के पेपर में आप देखोगे तो सहगोरा सहगोरा दो ऑप्शन में था कंटिन्यूस। ठीक है, उनमें से एक आंसर होता है। 2020 में भी एक ऐसा सवाल था जो इकोनॉमी का था। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब ये, मतलब ऐसा नहीं है कि वाइल्ड गेस है एक तरीके से, लेकिन वाई में से एक चूज करना है। और वैसे फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, बोत्सवाना में इसलिए नहीं चुनना है क्योंकि बोत्सवाना किसी और वजह से न्यूज में था, तो इसलिए इसने न्यूज में डाला हो सकता है। और न्यूज़पेपर इसके लिए मस्ट है भाई, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको इजी भी नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन इसको वाई कैटेगरी में मैं डाल देता हूँ। तो आई होप कि हमारे पास दो सवाल ऐसे हैं जो यहाँ पे इजी थे, ये थोड़े मॉडरेट टाइप वाले थे, ये मतलब इजी में ही था, लेकिन ये अब आंसर के आने के बाद थोड़ा बदल गया। अगला, कोंगो बेसिन का भाग, इसको मैं बोलूंगा इजी। फिर से इजी क्यों बोलूंगा, अब ये देखो, ये अफ्रीका का मैप। ठीक है, अब नाइजीरिया कहाँ है? नाइजीरिया यहाँ है। थोड़ा मैप पता होना चाहिए भाई। ठीक है, कैमरून कहीं यहाँ है, साउथ सूडान तो कहीं यहाँ है भाई साहब, और ये कांगो बेसिन कैसे बनेगा, साउथ सूडान में कैसे बनेगा? ठीक है, दूसरा युगांडा, और युगांडा फिर यहाँ। के यू टी पता है ना, बताया था ना, के यू टी किसके लिए था? विक्टोरिया लेक के लिए। तो युगांडा तो उधर था, तो यहाँ पे फिर भी बेसिन नहीं बन सकता, तो मतलब इन दोनों में से ही आंसर होगा। ठीक है, अब आप नाइजीरिया लगाओ, कैमरून लगाओ, आपकी मर्जी है। फिर से मैं वाई कैटेगरी में डाल देता हूँ, पर मैं इसको क्रॉस कर देता, कैमरून पे भी जा सकते थे आप। 50-50 वालों में मैं 50-50% लेके चलूंगा। अगला, वन ऑफ द इजिएस्ट सवाल, देखो, अमरकंटक पहाड़िया, विंध्य और सह्याद्री, क्या बदला है इसने सतपुड़ा की जगह? एक एक वर्ड पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसने सतपुड़ा की जगह क्या डाल दिया, सह्याद्री। और वैसे भी तुम्हें अगर मैप पता हो तो सह्याद्री कहीं इधर है और विंध्यन कहीं ऐसे रहेंगे, तो ये कट गया। और अमरकंटक 2020, 2021, 2022 हर साल पूछ रहे हो। अमरकंटक इस लाइक वो, पता नहीं एग्जामिनर अमरकंटक का रहने वाला है कि पता नहीं क्या चक्कर है।
वो पूछेगा सूर्य मंदिर कहाँ है, अमरकंटक। वो पूछेगा अमरकंटक की कौन सी नदी निकलती है, ये अमरकंटक। फिर कुछ ना कुछ डाल ही देगा, उसको पता नहीं, अलग ही प्यार है इस जगह से। अगला, बिलिगिरी रंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी की सबसे, देखो अब यहाँ से सतपुड़ा डाल के इधर डाल दिया इसने। ठीक है, जिसने पेपर बनाया होगा, हमेशा पेपर वाले का, पेपर जिसने भी सेट किया हो ना, उसका माइंड सेट के बारे में सोचो थोड़ा। उसने क्या किया होगा कि भाई यहाँ पे सतपुड़ा डाल दिया और बोल रहे बिलीगिरी रंगन, साउथ इंडियन नेम है भाई। चलो कोई नहीं, इसको एक बार उसमें मार दें कि उसमें मार दें। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिण। अरे भाई यहाँ पे तो वो क्रोकोडाइल रॉक और कार्डमम वगैरह तो नीचे है इससे। और ये तो शेषाचलम यूपीएससी के, अगर आपने पीवाईक्यू पढ़ा हो तो आपका डायरेक्ट उसने पूछा था शेषाचलम सबसे बड़ा कोर एरिया किसका है, उस वाले ऑप्शन में था। तो आपको जैसे ही पता होगा ये पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश में, तो ये तो काट ही दो गया। अब आपके पास ये तो ये बचता है, ये बचा, ये बचता है। अब आप सोचोगे बिल्लीगिरी रंगन सतपुड़ा की, और सतपुड़ा की तो मेरे को पता है, ये 3-4 नाम है। नॉर्थ इंडिया से आप कोई वैसे ही काट दोगे, तो आंसर आ गया डी, इजी सवाल। कोई दिक्कत? इजी था, डुएबल था। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अब देखो मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि जब भी फैक्ट डाले, देखो जनरली रूल क्या होता है कि दो स्टेटमेंट में वो जनरली एंड से जुड़े हुए स्टेटमेंट में जनरली फैक्ट गलत देता है, लेकिन इस बार यूपीएससी ने मतलब इसमें नए मजे ले लिए। बिकॉज पिछली बार ज्यादा एलिमिनेशन 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 चल रहा था, तो इस बार उन्होंने कहा कि एलिमिनेशन ये लो। अब देखो उसने क्या किया, यहाँ पे देखो डिब्रूगढ़ और सूरत को बदल दिया। ठीक है, यहाँ पे उसने क्या किया, चियांग माई को बदल दिया। यहाँ पे उसने क्या किया, वाराणसी। अब सोच के देखो कि भाई भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार एक आर्थिक गलियारा बन रहा है, और वो मतलब ये तटीय क्षेत्रों पे नहीं जाएगा, वाराणसी पे जाएगा, योगी जी की नगरी में आएगा। मतलब सोच के देखो कैसे आओगे, कैसे आएगा भाई साहब। तो ये तो वैसे भी काट दोगे वाराणसी वाला तो, ठीक। यहाँ पे माई सोत की जगह चियांग माई लिख दिया। और मैंने तुम्हें मतलब कितनी बार बोला, जहां पे भी आपको फैक्ट मिले वहां पे प्रोबेबिलिटी गलत होने की बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि फैक्ट में थोड़ा सा चेंज करना होता है। तो जहां पे भी फैक्ट लगे वहां पे नेगेटिव अप्रोच आप अपना सकते हो। पॉजिटिव नेगेटिव अप्रोच मैं पहले समझा चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है, तो वो समझाने की जरूरत नहीं है। और प्रोबेबिलिटी पे गेम खेला करो। देखो पूर्व और पश्चिम गलियारा, डिब्रूगढ़ और सूरत, दो जगह है, इनमें से एक भी बदल सकता है, एक भी बदल दिया तो आंसर गलत। ठीक है, यहाँ पे चियांग माई थाईलैंड, मणिपुर मोरे, 1 2 3 4, ये तो पक्का गलत होगा। 4 जगह, 4 फैक्ट, 4 में से एक भी बदल दिया तो काम हो गया खत्म। यहाँ पे तो दो ही है। ठीक है, तो ये आंसर, इसका आंसर क्या हो गया अपना, कोई नहीं। तो इसको मैं इजी भी नहीं डाल रहा, टफ भी नहीं डाल रहा, बस मैं इसको बता रहा हूँ कि आपको फैक्ट के बेस पे भी आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। 1 मिनट में ये क्वेश्चन निकाल लेता हूँ ओके करना, ताकि मैं आपको एग्जैक्ट डेटा भी दे सकूँ, क्योंकि थोड़ा रिवाइज भी हो जाए ना डेटा। तो ये तो माइसोत वाला था। इसकी चियांग माई की जगह तो माइसोत है, और ये वाराणसी की जगह कोलकाता है। और ये मेरे को फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे को देखना पड़ेगा कि कहाँ था ये। हाँ ठीक है, ये कुनमिंग से कोलकाता है। चलो भाई ये वाला सवाल, अब देखो अब मजेदार सवाल आएंगे। 11 नंबर सवाल है, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर करता है। हाँ भाई करता होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हमें पता भी नहीं करता है कि नहीं करता है। ठीक है, पर ये तो हमें पता है कि भाई कोयले पे तो हम ज्यादा डिपेंडेंट है ही है। ठीक है, यूरेनियम से कितना, 2 से 3% हम लोग उससे करते हैं। तो ये बात तो सही है, इसमें कोई फैक्ट भी नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज भी नहीं है जो गलत हो सकती है। लेकिन अगला देखो, कम से कम 60% तक एनरिच यूरेनियम होना चाहिए भाई साहब, कम से कम 60%। 59.999999999 एन नंबर तक 9 है। मशीन को पता चल जाएगा भाई साहब पॉइंट एक कम रह गया, अभी नहीं स्टार्ट होना है। नो, नो मीन्स नो, 60 पे होगा तो ही यूपी पुलिस। तो जैसे ये टाइप के क्वेश्चन, वन ऑफ द इजी सवाल, दूसरा काट दोगे आंसर आ गया। ठीक है, इजी सवाल, नंबरिंग ही करता चलता हूँ, ऐसे करता हूँ। तो 1 2, यहाँ पे कितने निकाले हमने, 2 4 सवाल कर दिए। अगला, अगला 12 नंबर सवाल देखो, मार्सुपियस प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं होते। हाँ भाई साहब होते हैं कि नहीं होते, मुझे नहीं पता अभी, नहीं पता, मतलब मार्सुपियस पता ही नहीं है कि होते क्या है। ठीक है, अगला, मार्सुपियस केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों पर पनप सकते हैं। हैं,
ऐसी कोई जगह भी होती है जहाँ पे मतलब परभक्षी नहीं होता? इंसान कौन सी जगह पे जाना बंद कर दिया है अभी इंसान ने? कोई ऐसी जगह जो इंसान से बची हुई है? नहीं ना, तो परभक्षी तो इंसान है ही खुद, कहीं ना कहीं तो निपटा ही देता है। और कोई ना कोई परभक्षी तो रहता ही है यार। कोई ऐसी जगह है जहाँ फिर तो वो साइकिल कैसे चलेगा? भाई खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला कैसे बनेगी फिर, अगर कोई परभक्षी रहेगा ही नहीं तो? बेसिक वाला लॉजिक था, इसको वैसे ही काट दोगे, आंसर आ गया। हाँ, एक मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, यूपीएससी ने सेम स्टेटमेंट जंगली गधे के लिए यूज किया था, ठीक है, वाइल्ड आस वाले में। फिर उस पर, लेकिन उस वाले क्वेश्चन में उसने एक्स्ट्रा स्टेटमेंट भी एड ऑन की थी, ठीक है। उस स्टेटमेंट को सही से पढ़ोगे तो वो पूछता है कि ऐसा कोई, ये बड़ा क्षेत्र में रहते हैं लेकिन यहाँ पे कोई परभक्षी नहीं, इसको वो एक्स्ट्रा खाने वाला कोई जानवर नहीं रहता है, एक्सप्लिसिटली उसने मेंशन किया है वहां पे, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे, इसको भी इजी, 5 नंबर दे देता हूं मैं। और हम इसमें करेंगे क्या, दूसरा गलत है और पहले सही। अगले, इन्वेसिव इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप, आक्रामक प्रजातियों के लिए कोई ग्रुप है और उसको कोई बनाता है। अब कौन बनाता है, सवाल ही है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है, आईयूसीएन, यूएनईपी। अब यूएनईपी इतना बेरोजगार हो गया कि वो एक एक लिस्ट बनाएगा कौन कौन सी आक्रामक प्रजाति है। अब कुछ नहीं करेगा यूएनईपी, लाइक सबका माई बाप है वो, इधर सीबीडी भी देख रहा है, यूएनसीसीडी भी देख रहा है, सब कुछ वही देख रहा है, ऊपर सबका माई बाप बन के बैठा है। और वो बोला कि नहीं नहीं, आज से मैं लिस्ट भी निकालूंगा भाई, तुम टेंशन मत लो इन्वेसिव स्पीसीज की। नहीं भाई, उसके पास वैसे भी टाइम नहीं ना, तो वो तो नहीं निकालेगा। अगला, यूएनसीसीडी, अरे यार यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कमीशन फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये भी इतना वेला बेटा है कि मतलब ये लिस्ट निकालेगा इसकी इन्वेसिव? नहीं भाई, ये भी नहीं निकालेगा। अगला है डब्ल्यू। अब देखो डब्ल्यू और आईयूसीएन, मेरे पास दो ऑप्शन है क्योंकि दोनों ही एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, ठीक है। मैं किस स्थिति में आ गया, वाई में। अब वाई स्थिति में मैं क्या करूंगा कि भाई देखो, सीधी सी बात है, मैंने जितनी भी लिस्ट निकालते देखा है वो सबको आईयूसीएन को निकालते देखा है, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूंगा आईयूसीएन, और आईयूसीएन मेरा आंसर होगा, तो मैं इसको 6 नंबर दे देता हूँ। आई होप कि ये समझ में आया, ठीक है। अब कौन सा रात्रिचर है और सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होता है? कौन सा रात्रिचर है और सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होता है, बताओ। यूपीएससी ने ना मजे ले लिए इसमें, ठीक है। इसका आंसर है ओनली वन। देखो, लो एंड टाइल्ड मकाक तो वैसे भी आप हटा सकते थे, ठीक है। डाउट कहाँ किस में रहता, एक तो इसमें रहता सांबर और मालाबार सिवेट में। और जो स्पेशली डिस्कवरी देखते हैं या कोई वो जो देखते रहते हैं, मोदी जी को जिन्होंने वीडियो में देखा था उनके साथ, कौन था रे वो आया था ना, बेयर ग्रिल आया था ना, उसके साथ देखा होगा ना। तो लाइक इसमें ये भी रात में थोड़ा सा रात्रिचर होता है, रात में वो करता है। लेकिन यूपीएससी ने मालाबार सिगरेट के बारे में तो पता ही था, मतलब मैक्सिमम लोगों ने जितने भी इसकी फोटो देखी होगी वो रात में ही देखी होगी, मतलब अंधेरे वाली फोटो ही देखी होगी। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसने इसकी उजाले में फोटो देखी होगी, अगर आपको याद हो तो। मैंने आपको एक लिस्ट भी शेयर की है, ठीक है, उसमें भी देखोगे ना तो इसकी अंधेरे में ही फोटो है भाई की। मतलब ये दिन में वैसे भी नहीं निकलता, तो ये तो वैसे भी 100% इस पे तो श्योर थे लोग। लेकिन इस पे थोड़ा सा डाउट था क्योंकि ये भी सुबह और शाम को निकलता है, तो यूपीएससी ने इसका आंसर माना है ये हम लोग नहीं करेंगे। ये थोड़ा सा डाउट हो सकता था, फिर से मैं वाई वाले पे डालता हूँ। वाई वाले क्वेश्चन में मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग 50% सही करोगे और 50% गलत हो जाएंगे आपके, 100% कभी भी सही नहीं होंगे, और 100% गलत कभी भी नहीं होंगे। वो एग्जाम टाइम का माइंड सेट रहता है। अभी मैं कुछ भी बता दूं, हालांकि मैं वाई वाले पे फिर से लेके आऊंगा आप लोगों को कैसे पेपर करेंगे, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि हमारा माइंड सेट ये होना चाहिए। चलो अगला, अगला बोल रहा है कि भाई साहब, सगे संबंधियों के साथ कोई ऐसा जीव है जो निश्चित खाद की दिशा में दूरी इंगित करने के लिए वैगल डांस करता है, ठीक है। 1 मिनट है ना, 1 मिनट।
आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, शुरू करते हैं। अब ये बोल रहा है कि भाई कोई ऐसा जीव है जो अपने सगे संबंधियों के चक्कर में नाचता रहता है और इधर उधर घूमता रहता है और अपने सगे संबंधियों को खाना खिलाने के लिए भी कार्यक्रम वो करता है। ठीक है, तो भाई तितली, ड्रैगन फ्लाई तो काट ही दोगे, ड्रैगन फ्लाई लाइक ऐसा कोई डांस वांस नहीं करता, वो तो उड़ता जाता है। ठीक है, बर्रा, इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन यूपीएससी ने ये ऑप्शन रिपीट किया था। लेकिन मुझे ये पता था कि मधुमक्खी में एक क्वीन मधुमक्खी होती है। पता है आप लोगों को, सुना होगा ना आपने, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। अगर क्वीन मधुमक्खी होती तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होता होगा कि इनमें जो कम्युनिटी होती है ना, कम्युनिटी मतलब एक दूसरे के साथ सहयोग वाली भावना वो ज्यादा रहती है, अंडे का पालन पोषण करना, तो वो कहीं ना कहीं वैसा डांस तो यही कर सकता है। इसके अलावा तो कोई मुझे लग नहीं रहा था इसमें। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर आप आराम से गेस भी कर सकते थे, थोड़ा दिमाग लगाते कि ऐसा कौन हो सकता था, ये तितली और इसमें, तो इसको क्रॉस कर सकते थे। तो इसमें आंसर सी कर सकते थे, लेकिन मैं इसको नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल। अब ये बोल रहा है भाई साहब कितने कथन सही है और कथनों पर विचार कीजिए। कुछ मशरूम औषधीय गुण होते हैं, भाई होते होंगे, मुझे नहीं पता। मुझे तो हाल तक मैंने तो 2 3 मशरूम देखे, ज्यादा से ज्यादा मोदी जी की गुटकी वाला देखा, उसके बारे में भी नहीं पता उसमें क्या होता है। कुछ ना कुछ तो होता ही होगा उसमें, तभी तो खाते हैं महाराज। ठीक है, अगला। कुछ छत्रों में साइको एक्टिव गुण भी होते हैं, हाँ होता होगा, पता नहीं, लोग बाग नशे करने के लिए भी खाते होंगे, मुझे मुझे थोड़ी ना पता है भाई अभी। और कितने सारे मशरूम होते होंगे, मुझे कितने के बारे में पता है। अगला। और मान लो सबके बारे में पता भी है और कल जाके नया मिल गया और उसमें कुछ हो गया, तो ऐसा तो हो ही सकता है, कुछ में तो एक भी आ जाएगा। अगला। कुछ छत्रों में कीटनाशी गुण होते हैं, हाँ भाई हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, मतलब हो सकता है ना। अगला। कुछ छत्रों में जैव संदीप्ति, बायोल्यूमिनेटिक गुण हो सकते हैं, हाँ हो सकता है। भाई सारी चीजें नेचुरल है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एक्सट्रीम होती है, कि भी ऐसा नहीं लिखा कि कुछ जो मशरूम कुछ मशरूम है वो इंसान बन जाते हैं, ऐसा तो नहीं लिखा ना इसमें कुछ भी। बेसिक वाले हैं तो आराम से ऑल ऑफ अबव आंसर सही है। और इसको हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अगला। फिर से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा, हालांकि आप इसमें 2 तुक्के मारोगे ना तो भी आपका आंसर सही हो। देखो ये बोल रहा है भारतीय गिलहरियों के बारे में, ये भूमि में बिल बनाकर अपनी नीड का निर्माण करती है। नहीं भाई, मैंने तो मतलब जमीन में देखा नहीं गिलहरी को आज तक, मैंने तो पेड़ पे देखा है। देखा है तुमने कभी गिलहरी ने जमीन पे बना के सो रही हो, और वो भी जमीन के अंदर? ठीक है, तो कोई ना कोई निपटाई देगा, तो वो तो ऐसा तो नहीं है भाई, एक तो पक्का गलत है। ये काट दूं? सॉरी, ये हो सकता है, ये काट देता हूँ। अगला। वे अपने भोजन पदार्थों को जैसे कि नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती है, हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जमा करती है कि नहीं करती ये मुझे पक्का पता है नहीं। ठीक है, अगला। ये सरोवर से, हाँ खा तो कुछ भी सकती, तो इसमें या तो ये होगा, ये होगा। फिर से वाई वाला ऑप्शन है, मेरे हिसाब से आप 2 करोगे, क्योंकि हो सकता है कि जमीन के अंदर कुछ मधुमक्खियां जमा करती हो, ऐसा हो सकता है। अगर आप थोड़ा डिस्कवरी देखोगे और थोड़ा चाइना के जहाँ पे बर्फ ज्यादा पड़ती है ना, वहाँ पे थोड़ा पता, लेकिन ये इंडियन गिलेरी के बारे में है, तो वो लॉजिक लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन आप देख लेना इसमें टाइप आइए। हम दोबारा देखेंगे इन वाले क्वेश्चन को। ठीक है, कैसे हम लोग इन पे सोचे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका error, ठीक है कोई नहीं। तो 7 सवाल हमारे हो चुके थे अभी तक। ठीक है, 7 के बाद आगे की कहानी देखते हैं। डुएबल क्वेश्चन कितने थे? अगला 18 नंबर। कुछ सूक्ष्म जीव जल के क्वथनांक के ऊपर तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं। हाँ भाई, हम लोगों ने टार्डिग्रेड्स को मंगल पे भेज दिया, तो ये तो पॉसिबल ही है, कौन सी बड़ी बात है। पॉसिबल, दैट कैन बी पॉसिबल। अगला। कुछ सूक्ष्म जीव जल के हिमांक के नीचे के तापमान वाले वातावरण में पनप सकते हैं, हाँ भाई ये भी पॉसिबल है। कुछ सूक्ष्म जीव 3 से कम वाले पीएच के अंतर्गत रह सकते हैं, हाँ भाई जब यही पॉसिबल है, यही पॉसिबल है, तो ये तो पॉसिबल है ही। ठीक है, तो ऑल ऑफ अबव इजी क्वेश्चन 8 नंबर। अगला। ये मजेदार सवाल था। अब देखो, एक जानवर है, एक जानवर है भाई साहब, जो क्या करता है, कुछ वृक्ष और लकड़ी का लट्ठा लेता है। पहले लकड़ी का लट्ठा लेगा हाथ में, मतलब उसके पंजा होना चाहिए भाई साहब, तभी तो पकड़ पाएगा वो। और बने छिद्र में लकड़ी के लट्ठे में या छिद्र में कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है। अगर पहली बात तो 2 चीजें फिक्स होनी चाहिए, उसके पास हाथ होना चाहिए, तभी तो वो औजार बनाएगा, ऐसा पंजा होना चाहिए। एक एक पॉसिबिलिटी तो ये, और दूसरा खुरचने के लिए उसके पास दिमाग भी होना चाहिए। और इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको ऐसा लग रहा है जिसके पास दिमाग भी होगा हाथ भी होगा? बताओ मेरे को। फिशिंग कैट बेचारी, वो तो मुंह से पकड़ती है मछली को, ये तो वैसे भी काट दोगे। अगला।
ओरेंगटन मुझे नहीं पता, हो सकता है ओरेंगटन हो सकता है। उदबिलाव, सिवेट, वो तो खुद बिल्ली का भाई होता है। स्लोथ बियर, स्लोथ बियर खुद धीरे धीरे चलता है भाई, उसका नाम ही स्लोथ बियर है बेचारे का, वो लकड़ी को कैसे खुरचाएगा। आंसर आ जाता सीधा। वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल, कर सकते थे इसको। कुछ नहीं करना था, डंडा पकड़ने वाला कौन पकड़ सकता है इनमें से। 9 नंबर। अगला, कितने निम्नलिखित में से कितने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का प्रयुक्त होता है। पेपर में कुछ नहीं होना, देखो दो चीज मैं आपको लोगों को बता दूं पेपर के अंदर की एक सिचुएशन, ठीक है। जब भी पेपर आए पहले पेपर देख लो, ठीक है। तुम्हें तुरंत पता लग जाएगा कि टफ है कि इजी पेपर है, इतना मेरे हिसाब से तुमको अनुभव हो गया होगा। और जैसे ही तुम्हें लगे कि टफ पेपर आ गया तो थोड़ा पानी पियो, पानी पियो ऐसे थोड़ा, मतलब मैं पी लेता हूँ। हाँ, फिर चारों तरफ देखो, सबका कट गया। फिर थोड़ा मुस्कुराओ कि सभी बर्बाद है, अब तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, ठीक है। मैं अकेला तो बर्बाद नहीं हुआ ना भाई, सब बर्बाद है। पेपर के अंदर का बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट अगर तुमने ये कर लिया ना, जब भी तुम्हें लगे कि पेपर टफ है, ठीक है, एक ही चीज करना है बस, जीएस में तो। सीसेट का मुझे नहीं पता क्या करना होता है, जीएस का मैं बता रहा हूँ। चारों तरफ घूमो कि सब बर्बाद है, चलो कोई नहीं, मजा ही आएगा अब तो। वैसे भी कट ऑफ नीचे जाने वाली, मेरी तो कोई दुनिया पर उजड़ने वाली है नहीं। चलो कोई नहीं, लेते हैं मजे, पेपर ले ले रहे हैं तो हम भी ले लेते हैं इसके। और मैं यकीन दिला रहा हूँ कि आपको वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर था भैया ये। बस पेपर को रिलैक्स में आराम से 2 मिनट देना, पानी पीना और देखना कि बस क्वेश्चन पढ़ने हैं अब अपने को, आता तो वैसे भी कुछ नहीं है। भाई इस पेपर में आप कितना ही पढ़ाई करके चल जाओ, 2023 के पेपर में आपको नहीं आएगी चीज अगर आप कॉमन सेंस यूज नहीं करोगे तो। वेगल डांस सारी किताबें पढ़ कभी वेगल डांस नहीं कर पाओगे। ये ओरंगटन के लिए कहाँ कहाँ ढूंढ, कौन सी किताब में लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। हमने जितने भी इजी क्वेश्चन किए हैं, देखो ये वाला इजी क्वेश्चन, जिन पे भी इजी लिखा है सारे, मतलब वो क्वेश्चन है जो हमने कभी नहीं पढ़े, कभी नहीं पढ़े हमने। तो बी रिलैक्स। और जो तुम पढ़ रहे हो ना, हालांकि पढ़ लो 1.5 महीने, बहुत अच्छी चीजें पढ़ना। लेकिन बिना पढ़े भी लगभग 100 नंबर ले ही आते हैं। 2 दिन, 2 दिन पढ़ के, 3 दिन पढ़ के, ठीक है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से रिलैक्स रह के पढ़ो। चलो काम शुरू करते हैं, ठीक है। इधर बहुत सारे सिलेक्टेड लोग आए हुए हैं तो उन लोगों को बुरा लगेगा कि क्या बता रहे हैं बच्चों को। तो भाई, कितने बनाने में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन प्रयुक्त होते हैं, तो भाई इस वाले क्वेश्चन में ऑल ऑफ अबव होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता। एरोसोल बन सकता है, फोम एजेंट बन सकता है, अग्निमंदक बन सकता है, लुब्रिकेंट बन सकता है। बन सकता है, बन तो कुछ भी सकता है। लुब्रिकेंट इज लाइक, लुब्रिकेंट क्या होता है भाई, कितने तरीके के लुब्रिकेंट होते हैं मुझे ये भी नहीं पता। लुब्रिकेंट लाइक चिकनाहट जिसमें होती है। सीएफसी का कोई सा, एचएफसी का कोई ना कोई तो ऐसा यूज हो सकता है कि उसका लुब्रिकेंट बन सकता है। एग्जाम टाइम का बता रहा हूँ, हालांकि इसका आंसर ये है, ये नहीं है आंसर, लेकिन ये ऐसे गलत होंगे तो इसको मैं -1 करके चलूंगा, ठीक है। तो 9 नंबर पे हम है। अब देखो अगला, इकोनॉमिक्स वाली इंग्लिश में पढ़ूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट ऑफ इनविट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर इन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल। भाई साहब ये क्या बोल रहा है कि देखो, इनविट्स ना, उस पे जो ब्याज मिला है ना, वो तो वितरित, बोल रहे इनविट्स में जमा हुई ब्याज, ब्याज की आय जो आपके न्यूज में वितरित की जाती है, कर से छूट प्राप्त है। भाई साहब उसको ब्याज में जो पैसा मिला ना, उसका टैक्स नहीं देना पड़ता आपको। लेकिन जो आपका डिविडेंड मिला ना, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। भाई पहले डिसाइड कर ले तो कौन सी चीज पे पैसा लेंगे। और मोदी जी इतने, मतलब वो हो जाएंगे कि लिबरल इंडियन इकोनॉमी में, लाइक इनविट्स का पैसा टैक्स नहीं लेंगे हम लोग, जो डिविडेंड है उसमें मौज करो, मजे करो, जिंदगी बढ़ाओ। पॉसिबल नहीं है भाई। इनविट्स हैज फंड का पार्ट है, और हैज फंड का पैसा अगर हम लोग ऐसे छूट में दे देंगे तो हम लोग मतलब एक क्राइसिस की स्थिति में आ जाएंगे, ठीक है। क्राइसिस नहीं तो मतलब उस स्थिति में तो आ ही जाएंगे जहाँ पे चिंताजनक स्थिति हो जाए। इन स्थितियों में करों पे छोड़ देंगे, लेकिन जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे हमारा आंसर आ गया, इसमें कुछ भी लिखा हो। सेबी प्रवर्तक नियम 2002 के अनुसार इनविट एक ऋणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये लाइन याद कर लेना, क्योंकि अगली बार हो सकता है, क्योंकि इन्वेस्ट में लोगों को लगता है कि ये शेयर मार्केट का पार्ट, मतलब इन्वेस्टमेंट है, ये डिवेंचर का पार्ट है या इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट वाला का। तो इसको एक बार देख लेना कि ये तरीके से बॉन्ड की, ऋण की तरह काम करता है। जैसे आप इसको करोगे, एक को काट दोगे, दो को सही कर दोगे। इसको मैं कोई नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आपको इसमें दिमाग लगाना हो, ठीक है।
कुछ एक सवाल मैं छोड़ रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि भाई आप सर एक हर सवाल को इजी बता दे रहे हो, ऐसे थोड़ी होते हैं। लेकिन ये कर सकते थे भाई, मतलब ये इजी सवाल था, मैं इजी को छोड़ रहा हूँ जानबूझ के। वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल। आई होप कि आप समझोगे। अगला, कोविड महामारी के बाद हाल के विगतवार काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी। अनेक बोल रहा है, पूरे विश्व में अनेक बैंक, हाँ भाई बढ़ा दी। हमको पता था पिछले साल की बैंक रेट सबने टेपर टेंडरम चल रहा है, यूएसए फेड टेपरिंग कर रहा है, यूके यूरोप के बैंक है वो भी अपनी करों को बढ़ा रहे हैं। तो हाँ भाई ये स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत नहीं। जब भी आप बिकॉज लगाओ, यहाँ हमेशा बिकॉज लगाओ। अगर आपकी इसकी व्याख्या कर रहा है ना तो बिकॉज में आंसर आएगा, क्योंकि आमतौर पर केंद्रीय बैंकों का मानना है कि उनके पास बढ़ती उपभोक्ता कीमतों को मौद्रिक नीति के उपाय द्वारा प्रतिकार करने का सामर्थ्य, तभी तो बैंक रेट बढ़ा रहे हैं। बिकॉज लग रहा है ना, बिकॉज बीच में आराम से। तो इसका आंसर है ए, वन ऑफ द इजी सवाल। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने थोड़ा सा भी रिवाइज किया होगा, अगर आप थोड़ा सा भी रिवाइज किया होगा तो आप ये आराम से आप क्वेश्चन कर सकते थे। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि भाई साहब पिछले साल जब जिन लोग, पहले तो सब लोगों ने क्या किया कि ये लो पैसा मौज करो, कोविड आ गया जिंदगी मजे में काटो। बाद में फिर इनके लोगों को पैसा इतना दे दिया कि उनको जो मॉनेटरी पॉलिसी वो टाइट मनी पॉलिसी अपनानी पड़ी, और उसके बाद वो चीजें चली। तो ये आपको न्यूज में, मतलब पिछली बार आप करंट अफेयर पढ़ा, बेसिक इकोनॉमी पढ़ा, तो उसमें भी हो सकता था। तो 10 क्वेश्चन अब अभी हम लोग लेके चल रहे हैं। अगला देखो, अगला इसका आंसर मैं देख लेता हूँ यार, मुझे नहीं पता। हम्म, देखो, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। ऐसी संभावना पूछ रहा है भाई साहब, ये नहीं बोल रहा कि होगा ही हो ही जाएगा। बोल रहा है कि ऐसी संभावना है कि एक ये सबसे व्यापक साधन हो सकता है। हाँ हो सकता है भाई, क्या दिक्कत है। बिकॉज कार्बन हस्तांतरण, कार्बन बाजार साधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। ये बात भी सही है। भाई क्या करते हैं हम लोगों ने, कार्बन टैक्स लगाया, ठीक है, कार्बन टैक्स लगाया और कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट लाए, तो ये सारी चीजें क्या थी। कार्बन क्रेडिट में क्या किया कि भाई कोई भी प्राइवेट सेक्टर है वो जितना उत्सर्जन कर रहा है उसके हिसाब से पैसे देगा, वो पैसे किसके पास जाएगा, सरकार के पास जाएगा। लेकिन उसकी वजह से ये सबसे बड़ा साधन हो जाए, जब ये बात कि भाई जितना भी कार्बन टैक्स आपने लगाया उसकी वजह से ये सबसे बड़ा साधन हो सकता है क्या, नहीं ना। उसकी वजह से नहीं हो सकता, ये मजबूरी है कि हम और सारे साधनों पे काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से सबसे बड़ा हो सकता है। लेकिन लोगों, सरकार के पास साधन स्थानांतरित हो तो सरकार के पास उसका पैसा रहा है, इस वजह से ये सबसे बड़ा निपटने वाला साधन हो जाए, ये चीज तो बिल्कुल भी मानने वाली नहीं है। इसका आंसर है बी। तो तब भी जब भी आपको बिकॉज आपका कंसेप्ट में फिट बैठे, क्योंकि क्योंकि तो आपका इन दोनों में, क्योंकि इस बार 2024 के पेपर में ऐसे सवाल बढ़ेंगे, ध्यान रखना। और उनमें ए और बी में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना। तो इस चीज को ध्यान में रखना कि जब तक आपका बिकॉज नहीं लगे, ठीक है, जब तक आपको इसमें डाउट, मतलब क्योंकि वाला स्टेटमेंट ना लगे, तब तक आपको इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक है। यूपीएससी ने मेरे हिसाब से इसका आंसर बी दिया है, हाँ बी दिया है। चलो, ये मेरे हिसाब से इजी सवाल था, रिपीटेड सवाल था, कुछ भी सिंगल लाइन भी चेंज नहीं किए उन्होंने, ऐसे का ऐसे स्टेरलाइजेशन दे दिया। स्टेरलाइजेशन मतलब ये आंसर आप कर लोगे, ठीक है। क्या है, क्या लिखा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, केंद्र और राज्य की ऋण की व्यवस्था और केंद्रीय बैंक की वित्तीय, अरे यार सारे क्रॉस करो सर, इजी सवाल। तो अभी तक हम चल रहे थे 10, इसको हम नहीं कर रहे हैं, इसको हम दे रहे हैं 11, ठीक है। ये नंबरिंग तो सही है ना टफ वाले सवालों की, ऐसा तो नहीं है कि टफ वाले सवालों को इजी बना रहा हूँ। किसी को डाउट तो नहीं इन वाले सवालों में। चलो शुरू करते हैं भाई। भाई साहब ये तो इजी सवाल था, इसको तो मैं सीधा 12 नंबर दूंगा। डायरेक्ट सवाल था, बोल रहा है कि कौन सा कैपिटल मार्केट का पार्ट है। अरे भाई कैपिटल मार्केट मतलब 1 साल से ज्यादा का, और एक मनी मार्केट। अब ये बोल रहा है कि कॉल मनी, कॉल मनी कितने दिन का होता है भाई, ये तो बेचारे 7 दिन 2 दिन 1 दिन 4 दिन जिनके उनके हिसाब से देता है। दूसरा ट्रेजरी मार्केट, ट्रेजरी मार्केट फिर से 1 साल से कम का होगा, ट्रेजरी बिल तो 1 साल से कम के ही होते हैं ना, ये दोनों काट दोगे, ये आ गया आंसर। चलो अगला, लघु कृषक बड़े खेत, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है, मुझे पता है कि 100% आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन उसमें कोई भी दुनिया बदलने वाली चीज नहीं है। आप आराम से एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना, आपका आंसर 100% आ जाएगा। देखो, बोल रहे हैं युद्ध के कारण
अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों को एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर उनके सामूहिक खेती की उपज को आपस में बांटते हैं और पुनर्स्थापन करते हैं। भाई साहब इसमें लघु कृषक और बड़े खेत कैसे हुए? ये तो आप विस्थापन वालों का जुगाड़ कर रहे हो, हमारा तो इसमें कोई मतलब नहीं हुआ ना। काट दूं? सहमत हो? काट देना। अरे गर्दन नहीं लाते रहो यार, ताकि मेरे को भी लगे कि तुम पढ़ रहे हो। अगला, किसी क्षेत्र में अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूह में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं के समाकलन संगति लाते हैं। ये थोड़ा ठीक लग रहा है कि भाई कुछ एक छोटे छोटे किसान थे बेचारे, अब उन्होंने क्या किया है कि एक साथ आ गए, लघु कृषक हो गए, सीमांत किसान लघु कृषक हो गए, एक साथ आए और चुनिंदा कृषि संक्रियाओं को एक साथ समाकलन करने के लिए संगति लाते हैं और बड़े खेत हो गए। ये इसका आंसर हो सकता है अभी, लेकिन डायरेक्ट आंसर पे नहीं जाना है, एक एक ऑप्शन क्रॉस करना है। अगला, किसी क्षेत्र में अनेक सीमांत कृषक मिलकर एक निगमित निकाय के साथ, निगमित निकाय के साथ, तो फिर इसको कॉर्पोरेट फार्मिंग क्यों, कॉर्पोरेटिव फार्मिंग क्यों, कॉर्पोरेट फार्मिंग क्यों नहीं बोलते भाई साहब इसको? अनुबंधित कृषि। ठीक है, निगमित निकाय के साथ नियत अवधि के लिए दे देते हैं और उससे वहां पे निगमित निकाय कृषकों की सहमत राशि का भुगतान करता है। बात तो आपकी सही है, लेकिन इसको अनुबंधित कृषि बोलेंगे ना, इसको छोटे छोटे किसान बड़े खेत क्यों बोलेंगे? और यहाँ पे छोटा किसान सीमांत किसान है तो सही। अब देखो, लुक अलाइक स्टेटमेंट है दोनों, तो उनमें से एक आंसर होगा। वाई में तो आप वैसे भी आ सकते हैं। लुक अलाइक स्टेटमेंट, ओड वन आउट, दो स्ट्रेटजी और है, मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दी होगी दोनों, कि दोनों एक जैसी स्टेटमेंट देगा। देखो, सीमांत किसान सीमांत किसान। इसको थोड़ा पतला करते हैं, कलर को चेंज कर ही देते हैं। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ठीक है। अगला, कोई कंपनी, ज्यादा पतला हो गया यार। हाँ, कोई कंपनी कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारी और समग्र निविष्टियां प्रदान करती है। कोई कंपनी है, देखो इसमें भी कंपनी थी, इसमें भी कंपनी थी, और जरूरत के हिसाब से उत्पादन, ये कृषि पण्य उत्पादन करें, मतलब व्यापारिक फसलें, क्योंकि ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है ना भाई। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, हमारे पास कोई और ऑप्शन बचता भी नहीं। ठीक है, वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल। मैं इसको नंबर दूंगा भाई साहब, इस पे कोई भी रार नहीं करेगा, इसको 13 नंबर में दे रहा हूँ। किसी को इस पे कोई वो तो नहीं है कि नहीं नहीं सर ये 12 नंबर नहीं दे सकते आप इसको? हाँ, अगला 13 नंबर हो गया ना, 13 क्वेश्चन हो गया। हाँ, अगला 27 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई साहब कि देखो, भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए एमएसपी उपलब्ध कराता है। हाँ भाई, एमएसपी जो 23-24 फसलें हैं उनमें से एक उपलब्ध कराता होगा, क्योंकि राजस्थान यूपी हरियाणा की बड़ी फसल है काले तिल, भाई उपजते ही हैं। तो हाँ, मतलब 23 फसलें मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं ये मान सकता हूँ कि पॉजिटिव अप्रोच उनमें से एक दे सकता है। अगला, काले तिल की खेती खरीफ में होती है। हाँ भाई, ये तो सबको पता होना चाहिए, खरीफ और रबी की फसल, जो जिनके खेत है उनको तो पता होना चाहिए कि ये खरीफ की फसल है भाई साहब, बाजरे के साथ बोई जाती है। अगला, भारत में कुछ जनजातीय लोग खाली तिल को भाई कोई भी करता होगा, कोई भी करता होगा, कोई ना कोई तो करता ही होगा। कितना बड़ा भारत है, कितनी जनजाति है, उनमें से एक जनजाति ने एक एक तेल का पेड़ उगा दिया, उसका तेल निकाल लिया और उसने यूज कर लिया, तो स्टेटमेंट तो सही हो गया। आंसर इज सी, वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल। फिर से मैं इसको नंबरिंग करूंगा कितनी, 14। अब आगे चलते हैं। अब देखो, ये वाला सवाल देखना, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। देखो मैंने ना इस पेपर को कल एनालाइज किया, फिर से मतलब कल पूरा एनालाइज किया कि क्या इसमें गलतियां थी, क्या इस पेपर को कर सकते थे। ठीक है, हालांकि मैंने सेम डे क्लास ले ली थी, जब ये पेपर हुआ था उसके सेम डे भी क्लास ले ली थी, लेकिन फिर से मैंने कल इसको देखा तो मुझे लगा कि दो क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें इंग्लिश और हिंदी के ट्रांसलेशन की वजह से गलत हुए होंगे। अब देखो यही क्वेश्चन एक हुआ। अब देखो, इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री का इसने हिंदी कर रखा है माल सूची। जैसे ही आप माल सूची पढ़ोगे और ये पूछा कि अमूर्त निवेश, अमूर्त निवेश की क्या चीज होगी? अमूर्त निवेश का मतलब है कि इंटेंजिबल, और वो भी इन्वेस्टमेंट। और जैसे ही आप माल सूची पढ़ोगे इसको इंटेंजिबल ही समझोगे, भाई ये तो लिस्ट है, ये तो इंटेंजिबल ही है, लिस्ट को थोड़ी छू सकते हो आप, लिस्ट में जो माल है उसको थोड़ी छू सकते हो। ये तो वैसा ही हो गया कि डाक सूची है, भाई डाक की भी सूची है, माल की भी सूची है, समझ में आ रही मेरी बात? लेकिन यहाँ पे देखो इन्वेंट्री है,
और इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, माल सामान, जो गोदाम बेस इन्वेंट्री बेस मॉडल आपने पढ़ा होगा तो फ्लिपकार्ट और इनके लिए था, उसमें एफडीआई से रिलेटेड न्यूज में था, और पिछले साल 2022 में वो सवाल भी आया था। जैसे ही आप ये पढ़ोगे, अगर आप ये माल सूची को पढ़ोगे तो आप डी पे जाओगे, लेकिन इसका आंसर था, जैसे ही आप इंग्लिश पढ़ोगे आपके आंसर आ जाएंगे 3, 4 इसके आंसर नहीं होंगे, लेकिन आप हिंदी पढ़ के करोगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। भाई ब्रांड की पहचान, ब्रांड की पहचान को छू सकते हो आप, एप्पल को छू सकते हो क्या, एप्पल वाले ब्रांड हो, एप्पल को तो छू सकते हो। नथिंग ब्रांड रख दिया नाम, नथिंग को छू सकते हो क्या, नहीं, उसका उसकी इन्वेंट्री छू सकते हो, राइट, ये उसकी इन्वेंट्री है, इस ब्रांड को नहीं छू सकते ना, लेकिन यहाँ पे तो माल की सूची है, ये तो माल की सूची नहीं भाई, नथिंग की माल की सूची है, नथिंग का फोन, नथिंग का मोबाइल, नथिंग का टैबलेट, नहीं छू सकते उसको तो। अगला बौद्धिक संपदा, हाँ भाई नहीं छू सकते ना, आईपीआर उसको तो वैसे भी नहीं डाक सूची, ये मेलिंग लिस्ट, इसको तो वैसे भी नहीं छू सकते। आंसर आपका इसका 3 था। हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगा कि नहीं, मतलब ये क्वेश्चन अगर आप इन्वेंट्री का सही अनुवाद करते तो लोगों का सही हो सकता। हालांकि वन ऑफ द गूगल ट्रांसलेशन में ये भी आ रहा है कि माल सूची, लेकिन ये करेक्ट वो नहीं है, राइट। तो 14 पे ही हम चल रहे हैं, अब हम बात करते हैं आगे वाले उस अगला, ये भाई ये 15 नंबर सीधा कुछ नहीं कर रहा, इसको तो मैं सोल्व भी नहीं करवा रहा, देखो ये बोल रहा है 15 वित्त आयोग, 15 वित्त आयोग ने जनसंख्या क्षेत्रफल, ये खुद ही बोल रहा है जनसंख्या क्षेत्रफल, आय में अंतर के अलावा कौन कौन से है, जनसंख्या निष्पादन, हाँ भाई था 12.5%, वन और पारिस्थितिकी, हाँ भाई ये भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, ये भी हो सकता है, अगला कर और राजकोषीय प्रयास हो सकता है, शासन में सुधार कैसे पता करोगे, अभी तक तो नहीं था, पता तो कर लोगे आप गुड गवर्नेंस इंडेक्स के थ्रू कैसे भी, पर ये इसका मानक नहीं था, फैक्चुअल था, इजी था। स्थिर सरकार, स्थिर सरकार क्या बात कर रहे हो, स्थिर सरकार की बात कर रहे हो, समझ गया ना मतलब क्या इशारा है। ठीक है, कभी एमपी, कभी कर्नाटका, कभी राजस्थान, फिर गड़बड़ होती रहती, पता नहीं क्या क्या होता रहता मतलब देश में, तो फिर इनको तो पैसा ही नहीं मिलता बेचारों को। फिर खुद की सरकार बनाने के बाद इनको पैसा कैसे देते अगर ये स्टैंडर्ड हो जाता तो। लॉजिक बी लॉजिक। 15 नंबर अभी देखो, अब देखो फिर से ट्रांसलेशन का इशू है। नेक्स्ट सवाल में देखो, आधारिक संरचना क्षेत्रों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कितने यूएनओपीएस आधारित संरचना नवाचार और धारणीय निवेश पहल सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन अपने निवेशों के लिए ध्यान केंद्रित करता है। भाई कोई लिस्ट है, उसमें कुछ लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब सवाल ये है कि किस चीज के लिए करते हैं, लेकिन उसकी सवाल क्या है कि भाई एक तो नवाचारी होना चाहिए, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा होना चाहिए, और तीसरा सस्टेनेबल होना चाहिए, राइट। ये खुद क्वेश्चन में बोल रहा है, पहली चीज पढ़ो, किफायती आवास, तो बोल रहा है किफायती आवास, हाँ भाई हो सकता है किफायती आवास वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भाई हमको सस्टेनेबल ऐसा हमको चाहिए। बोल रहा है कि सर्वसाधारण ध्रुव, देखो मास का इसने ट्रांसलेशन कर रखा है सर्वसाधारण, मास का हिंदी अर्थ मतलब सर्वसाधारण, स्वास्थ्य देखभाल हाँ हो सकता है, पुनर्नवीनीकरण ऊर्जा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अब जैसे आप ये पढ़ोगे ना, ये ओनली ये सर्वसाधारण कि भाई सर्वसाधारण कॉमन मैन के लिए द्रुत परिवहन हो सकता है, अगर आप ऐसे पढ़ोगे इसको हिंदी, मान लो इसको हटा देते हैं एक बार, इसको हटा देते हैं, अगर आप, आवाज आ रही है ना मेरी सबको, और जिन लोगों ने कैमरा ऑन कर ऑफ कर रखा कर लो यार, वो ना अब मेरे को दिख रही है तुम्हारी शक्ल, ठीक है। तो जैसे ही आप ये करोगे रैपिड मास ट्रांसपोर्ट, इसको तो आप कर सकते, जैसे ही आप ये करोगे सर्वसाधारण द्रुत परिवहन, ये तो हो सकता है, तब तो आप 4 करोगे, लेकिन जैसे ही आप इधर पढ़ोगे ना, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट,
रैपिड ट्रांसपोर्ट, मास मास रैपिड ट्रांसपोर्ट, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। आपका आंसर आ जाएगा 3। फिर से हिंदी और इंग्लिश का मेरे को लगता है कि ये लोचा हुआ होगा मैक्सिमम। मुझे नहीं पता कितने लोग लॉजिक से पेपर करते हैं, अगर लॉजिक से करते हो और आपने हिंदी इंग्लिश का नहीं पढ़ा तो आपको इशू हो सकता है। सो ये भी ध्यान रखना, इंग्लिश का भी टर्मिनोलॉजी देख लेना। अब विधि की सम्यक प्रक्रिया से अभिप्राय अभिप्राय क्या है, ये इजी सवाल था, इसका आंसर तो मेरे हिसाब से नैसर्गिक न्याय था। जिन लोगों को इसके विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति हो गई, विधि द्वारा स्थापित प्रकृति हो गई, विधि द्वारा समक्षमता, ये सब इसका पार्ट है, ये नेचुरल जस्टिस है। ठीक है, तो इसमें तो डाउट ही नहीं होना था, पीवाई क्यू रिपीटेड था, कोई दिक्कत नहीं थी, डायरेक्ट आंसर था ए। स्क्रीन आ रही है ना आप लोगों को? हाँ ठीक है, तो इसको हम दे देते हैं 16 नंबर। अगला, ये भाई साहब 2021 का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये स्टेटमेंट, भारत में जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियम विनियम से करती है। हाँ भाई करती है, कोई डाउट नहीं है इसमें। एक, एक तो किताबें ऐसे फेल गई ना तो। अगला, भारत में जेल जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1994 द्वारा किया जाता है, जिसमें जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। हो सकता है भाई 1994 की भाई, अगर ये आपको किसी को नहीं पता तो ये किसी को गलत कर सकते हो भाई। मैं गलत कर सकता था एग्जाम में अगर मुझे नहीं पता होता तो। ठीक है, तो इसको मैं फिर से टफ क्वेश्चन, मतलब टफ टू मॉडरेट क्वेश्चन में डालूंगा। अगर मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मेरे दिमाग में हो सकता है ये चल रहा होता, क्योंकि आपके दिमाग में भी ये चल सकता है कि भाई उस टाइम की बात है, अगर 1984 1894 वाला कानून चल रहा है और राज्य सरकारों की इतनी चल रही थी, तो ये गांधी जी और गोखले साहब क्यों जेल में थे उस टाइम, जब राज्यों में इनकी सरकारें बन गई थी कांग्रेस की। ठीक है, ये पता नहीं बीजेपी वालों ने सवाल तो नहीं डलवाया कि नहीं, ये तो कांग्रेस वालों की सरकार बना बना के इनको जेल में डाला है। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन गलत हो सकता था, दैट कैन बी पॉसिबल, बट ये बिकॉज लगाने के बाद आप करोगे, ये जनरली फैक्ट सही है कि 1994 का कानून अभी भी और स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। इसी वजह से राज्य सरकारें करती है, तो इसका आंसर ये मैं इसको इजी में नहीं डालूंगा। अगला, देखा, संविधान का मुख्य प्रयोजन सर्वोत्तम रूप से ये आवश्यक विधियों के निर्माण का उद्देश्य करता है। हाँ भाई बात तो सही है। ये राजनीतिक पद और सरकार का शासन को सुकर बनाता है, ये बात भी सही है। ये सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा प्रतिबद्ध करता है, ये बात भी सही है। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है भाई साहब, और साथ ही साथ सीमाबद्ध भी करता है। वाइडर स्टेटमेंट देखो, वाइडर स्टेटमेंट, ये सरकार है, अब ये सरकार क्या कर सकती है, विधि का निर्माण कर सकती है। ये सरकार क्या कर सकती है, रास्ता सरकार का सर्जन कर सकती है। ये सरकार क्या कर सकती है, सामाजिक न्याय बना सकती है, लेकिन इसी की शक्तियों को परिसीमन कर रहा है। तो वाइडर स्टेटमेंट समझ में आ रहा है। वाइडर पर्सपेक्टिव की अगर यहाँ पे बात की जा रही थी, तो वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल, मैं इसको दे देता हूं आपका 17 नंबर। चलो भाई, अगला सवाल, ये तो यूपीएससी ने एलिमिनेट ही कर दिया, तो इसको तो मैं कर ही नहीं रहा। ठीक है, अगला, ये तो इजी सवाल था यार। ये बोल रहा है कौन सा संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय है, ये तो आपको पता ही होगा कि भाई यूएनएचआरसी। अब मैं पूछ लू कि कौन से ईयर वाई इनके गठन का ईयर बताओ आप, तो सबसे पहले कौन बनाए इनमें से, बताओ मेरे को। ठीक है, इसको भी कर लेना आप लोग। ये विधि आयोग सबसे सबसे पहले का था, मतलब ये ब्रिटिश टाइम का था। उसके बाद ये कौन सा होगा, 1992 में ये बना, 86 के 88 के आसपास ये बना था, और ये पिछड़ा वर्ग आयोग तो उसके अभी बना ही है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी सारे वो है। तो इजी सवाल था। अगला सवाल, पॉलिटी। पॉलिटी के सवाल इजी थे मैक्सिमम सवाल, कुछ एक सवाल थोड़े से टफ थे। ठीक है, ये देखो, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे विनिश्चित तिथि से पूर्व राष्ट्रपति कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति द्वारा किए गए कृत्य अविधि मान्य हो जाएंगे। अच्छा, चीटिंग कर रहे हो भाई साहब, ये तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि विधि मान्य नहीं होंगे, तो ये तो गलत है। मतलब थोड़ा आपने पढ़ा होगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा पढ़ के जाओगे, नहीं ऐसे मतलब मुंह उठा के जाओगे तो फिर तो वैसे पार नहीं पढ़ने वाली ना यार। ठीक है, तो 18 और ये 19 नंबर दे देता हूँ मैं इसको। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन उस समय मुलतवी किया जा सकता है भाई साहब, मतलब रोका जा सकता है उनका। कुछ विधानसभाएं विघटित हो, मतलब कुछ जगह विधानसभा नहीं है तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव रुकवा दो, मतलब यूपी में अगर विधानसभा नहीं है तो देश में राष्ट्रपति नहीं बन सकता। मतलब ऐसा नहीं होता, अभी नहीं होता, मतलब बाद में हो सकता है, अगले चुनाव के बाद ऐसा हो जाए। इस बार तो मतलब मेरे को थोड़ा मुश्किल लग रहा है।
भारत में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान में विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अनुमति देनी होती है। अच्छा, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। तो मतलब गलत है भाई, कोई भी नहीं, इजी सवाल। अगला ये वाला, वित्त विधेयक और धन विधेयक। फिर से कोचिंग वालों को मतलब यूपीएससी ने धत्ता बता दिया बेचारों को, और मतलब सो कॉल्ड कोचिंग वालों की दुकान बंद कराने की ओर। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित और अस्वीकृत कर सकती है। फिर राज्यसभा को राज्यसभा क्यों बोलते हैं, लोकसभा बोल दो, है कि नहीं? तो ये तो ऐसे भी गलत हो जाएगा भाई। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, अनुशंसाएं कर सकती है। लेकिन ये दोनों देखो, ये सही होगा तो ये गलत होगा, ये सही होगा तो ये गलत होगा, ये तो मान रहे हो ना? तो भाई तुम नहीं पढ़ के गए, मुझे पता है कि नहीं पढ़ के गए, लेकिन दोनों में से तो एक ही सही हो सकता है। या तो दिन हो सकता है, रात हो सकता है, दिन और रात तो नहीं हो सकता ना। तो एक तो काटना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है, लेकिन अब तुम्हें नहीं पता, इन दोनों में से एक ही आंसर सही है। अब मजेदार चीज ये है, ये होगा या ये होगा, ये तो नहीं होगा पक्का, और ये भी नहीं होगा। इसमें कोई डाउट? इजी सवाल था ना, बन गया ना इजी। पता नहीं क्या था पर इजी बन गया, इन्होंने खुद ने बना दिया। अगला, लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती। नहीं होती भाई, बिल्कुल सही है। किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। और यूपीएससी बोलता है कि नहीं आवश्यक होती है, अपने को ये याद रखना है आगे से कि आवश्यक होती है। तो इसका आंसर है बी, ये नहीं है। वैसे आवश्यक होती है मतलब इसके बारे में अभी तक कंफर्म नहीं था कि आवश्यक होती है भाई सब, ऐसी कोई स्थिति अभी आई नहीं थी। ठीक है, 117(1), 117(3) का वाला कंसेप्ट वाला था, तो इसमें आवश्यक होती है, यूपीएससी ने बोल दिया मोदी जी के कहने पर। अब इन दोनों में से देख लेना, इन दोनों में से एक गलत है वो, और पहला गलत है, आंसर आ गया। ठीक है, इसको मट्टा फीजी कुछ नहीं बोल रहा। फिर से ये, फिर से कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ठीक है, ये बोल रहा है कि राज्य का एक बार केंद्र सरकार समुदाय प्रारक्षित। अब देखो फिर से एक बार इन सारी चीजों को देख लेना आप, कौन कौन सी चीजें, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, इनमें कौन अधिकारी होता है, कौन नहीं करता है, हमारे 2006 में कौन सा मंत्रालय, वो बार बार पूछ रहा है। फिर से उसने वही पूछा, ले देखिए बोल रहा है, राज्य के मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे वन को नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। बात तो सही है भाई साहब, कोई ना कोई तो उसका नियंत्रक प्राधिकारी बनेगा ना यार, कोई ना कोई तो बनेगा ही, अगर तुमने समुदाय को बना दिया तो। अगला, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। हाँ भाई, शिकार की अनुमति दे दोगे तो फिर उसको सामुदायिक क्षेत्र क्यों घोषित कर रहे हो, उसको तो शिकार का घोषित करो। अगला, ऐसे क्षेत्र में लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। मुझे नहीं पता भाई साहब। इस क्षेत्र में लोग पारंपरिक कृषि पर था। ये तो बिल्कुल नहीं भाई साहब, कल को झूम कृषि खेती शुरू कर दी, स्लेश एंड बर्न, चलो काम शुरू, स्लेश एंड बर्न स्टार्ट, पूरा का पूरा वन वन जो जंगल है वो या जो जानवर है उनको सबको निपटा डालो स्लेश एंड बर्न में, और मांस बढ़िया तैयार हो जाएगा। तो ये तो वैसे भी काट दोगे, तो ये और ये इसमें डाउट था, लेकिन इसको मेरे हिसाब से उन्होंने इसलिए गलत किया होगा कि गैर इमारती लकड़ी और वनोत्पाद, बहुत सारे ऐसे वनोत्पाद होते हैं जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में नहीं आएंगे। इसने यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट नहीं बोला है एक्सप्लिसिटली, तो मेरे हिसाब से उन्होंने इसको गलत माना और इसका आंसर है बी। सो अभी हम यहाँ हैं 19 सवालों में। अगला, अनुसूचित क्षेत्र। भाई साहब मजेदार सवाल, इसको मैं दे देता हूँ 20 नंबर, क्या है काफी देर हो गई मेरे को नंबर दिए हुए। ठीक है, इसको देखो, ये बोल रहा है अनुसूचित क्षेत्र। अब मुझे नहीं पता किसको बोलते हैं, है ना, मुझे नहीं पता अभी, बस मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। देखो सही कौन सा बता रहा, 1 2 3 4, तीन ही पूछना, तीन में से कोई भी गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या है। अगला, किसी राज्य के भीतर देश किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के लिए अधिसूचित राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश के माध्यम। हाँ भाई, अधिसूचना तो राष्ट्रपति जारी करता है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। 5th शेड्यूल तो पता होगा ना थोड़ा, पता है ना भाई? हाँ थोड़ा पता कर लेना यार, नहीं तो ये तो सही स्टेटमेंट। अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली बड़ी इकाई प्रशासनिक इकाई जिला होती है। हाँ भाई जिला होती होगी। और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गांव का समूह होता है। हाँ भाई होता होगा, इसमें भी कोई ऐसा नहीं है। अगला, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री से अपेक्षित है कि राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन का विषय अमित शाह जी को वार्षिक प्रतिवेदन दे। क्या बात कर रहे हो यार, फिर राष्ट्रपति की अनुमति दे रहा है उसको? यहाँ पे भी अमित शाह जी का नाम लिख दो ना तुम लोग, गृह मंत्री लिख दो। तो ये और मुख्यमंत्री देगा, तो फिर राज्यपाल क्या करेगा बेचारा?
ये तो पढ़ा होगा यार तुम लोगों ने, इतना तो पढ़ा होगा, फिफ्थ शेड्यूल थोड़ा तो 5 बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका उसको, तो वैसे भी कर सकते थे। ये जैसे आ गया आंसर आ गया तो। अगला, अब देखो मैं कितनी बार बताया कि संविधान में अनुच्छेद जब भी संविधान में पद को परिभाषित करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर हर एक चीज को परिभाषित करता है तो संविधान क्यों बोलते हैं उसको? उसको तो एक कमरे में बंद करनी चाहिए थी किताब को, इतने सारे चीजें लिख दी जाती, पर नहीं लिख पाते ना। तो ये तो वैसे भी, और ये रूल है, मतलब ये एक तरीके से मैंने पॉलिटी में रूल भी आपको करवाया था कि जब भी बोल देगी कॉन्स्टिट्यूशन में सुपरिभाषित है, कॉन्स्टिट्यूशन में, अब ऐसे बोलते हैं कि उल्लेखित है तो सही होगा भाई साहब, लेकिन भली भांति परिभाषित है तो काट दो, और जैसे इसको काटो कि पहला पढ़ने की भी जरूरत नहीं। सी, कितने नंबर दे दो इसको? 21। और वैसे 16 4 में आरक्षण की नीति प्रशासन की दक्षता को प्रभावित ना करे, ये स्टेटमेंट है। नागराजन वाद हो गया, उससे पहले वाला जो भी था लक्ष्मी नारायण वाद हो गया, वो पुराने वाले वादों में आपने पढ़ा ही होगा कि ये बात स्टेटमेंट सही है। अगला देखो, ये तो और भी है, इसको तो तुरंत मैं 23 नंबर दे देता हूँ। 22 कितनी दे दी? 21 ही दी है ना यार, फिर तुम बोलोगे सर ज्यादा दे रहे हो, 22। ठीक है। अब अगला देखो, कट ऑफ के बराबर तो तुम्हारे 40 सवालों में हो जाएगा, कट ऑफ तो क्लियर। और एस टी एस सी वालों की तो मतलब अभी होगी मेरे हिसाब से। भाई 50-50 वालों में एक दो तो सही कर ही दोगे यार, कुछ गलत करोगे तो वहां तो बराबर मान रहा हूँ मैं, मतलब इजी वालों का मान रहा हूँ। ठीक है। धान्य कटक, कोई धान्य कटक जगह है, महासंघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ है भाई साहब। किस क्षेत्र में उसके? धान्य कटक, महासंघिक, धान्य प्लस कटक, कटक कौन सा क्षेत्र है? ये वाला। गांधार नहीं, गांधार तो इधर है। मगध नहीं, मगध भी नहीं। ठीक है। अगला या तो कलिंग होगा या फिर आंध्र होगा। अब कलिंग, कलिंग ये वाला क्षेत्र था, यहाँ पे बौद्ध से प्रभावित थे कि नहीं पता मुझे, पर ये पता है कि धान्य कटक आंध्राओं की है। और एनसीईआरटी में टिकटो दिया हुआ है भाई साहब, कुछ नहीं लिखा है, एनसीईआरटी टिकटो बनाया हुआ है। कुछ भी अगर मतलब इतना काटने की भी जरूरत नहीं थी, ये तो देखते धान्य कटक ये आंसर खत्म। अमरावती के बारे में इस बार पढ़ लेना भाई। हाँ वैसे कलिंगा को जैन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। अगला देखो, फिर से मैंने बोला वर्डिंग कर पढ़नी है, देखो ये पढ़ो। ये नहीं लिखते तो भी तो जीवन चल सकता था, स्तूप की संकल्पना बौद्ध संकल्पना है। चल सकती थी ना, दुनिया वैसे भी चल सकती थी। जैसे ही आप ये काटोगे आपका आंसर आ गया। स्तूप आमतौर पर निक्षेपक, आमतौर पर बोला है भाई साहब, हो सकते हैं निक्षेपकारी होते हैं। बौद्ध परंपरा में स्तूप संकल्पित अर्पत या स्मारक संरचना, भाई साहब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गए हमारे 23 सवाल। डायरेक्टली वी आर क्लोजिंग टू कैटेगरी कट ऑफ। ये लो कैटेगरी कट ऑफ फिर से कंप्लीट कर देता हूँ यार यहाँ। और ये हो गया 24वां सवाल। अब भाई एनसीईआरटी तुम पढ़ोगे, न्यू वाली पढ़ लो, पुरानी वाली पढ़ लो, तुम्हें पता होगा कि ये वाला मैप है, ये पंपुआर है, ये मुरीची इधर कहीं हो, इधर होगा, कोर कहीं इधर था। पंपुआर चोलो की थी, कोर कई मेरे हिसाब से ये मुरीची चेरो की थी, और कोर कई वो उसकी थी, पांड्यो की। ठीक है। और ये राज देखो, अब इनको भी काटोगे तो कैसे देखो, मतलब तुमने नहीं पढ़ा मान लो। ठीक है। और यूपीएससी ने 4 ऑप्शन दे दिए भाई साहब। सुविख्यात थे भाई साहब ये, और ये भी दक्षिण भारत में, और वो भी प्राचीन दक्षिण भारत में। अब मुझे ये बताओ, जैन तीर्थकरों की चैत्य, भाई बौद्धों के तो चैत्य मैंने सुने थे, जैन तीर्थकरों की चैत्य मैंने अभी तक नहीं सुने थे। मतलब होते हैं, नो डाउट होते हैं, लेकिन मैंने पढ़ाई मतलब एनसीईआरटी में तो नहीं पढ़ा है कि उनके चैत्य वगैरह कुछ होते हैं, तो मैं काट दूं। अगला, लोह इस्पात निर्माण के केंद्र, लोह और इस्पात निर्माण के केंद्र, वो भी साउथ इंडिया में, और वो भी 3 क्षेत्र, और वो भी प्रसिद्ध थे, तो इनसे लोहा आना चाहिए था नॉर्थ इंडिया में, लेकिन मगध तो खुद लोहा निकालता था बेचारा। कर सकते थे ना। और लोहा इतना साउथ इंडिया में कैसे मिलने लग गया भाई? ये तो जनरली मिडिल इंडिया और कौन सा है, साउथ में कौन सा बोलेंगे यार इसको, साउथ ईस्ट, ये वाला अरे यार क्या हो रहा है, इस वाले क्षेत्र में, इंडिया में। ठीक है, ज्यादा ज्यादा यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसको भी काट दो। राजधानी नगर, हाँ राजधानी नगर हो सकता था।
सुविख्यात थे, लेकिन ये तो राजधानी तो सुविख्यात वैसे वैसे ही रहेगी ना, राजधानी को सुविख्यात करना पड़ेगा क्या? अरे मुझे बताओ, राजधानी को सुविख्यात करोगे क्या भाई तुम? नहीं करोगे ना। आंसर आ गया बी। और इस तरीके से आप पहली कैटेगरी कट ऑफ क्लियर कर देते हैं। ठीक है, वहां पे 50-50 मान के 0 स्कोर मानना वाई वालों में। चलो भाई शुरू करते हैं 43 सवालों में हम पहली कट ऑफ। अगला देखो फिर से। अब चलो इसको नंबरिंग नहीं करता हूँ, नहीं तो फिर तुम बोलोगे यार सर आप सारे नंबरिंग कर रहे हो। देखो वट्टा के रुतल, वट्टा के रुथल वो भी संगम कविताओं में, और एक प्रथा थी भाई साहब ये। वट्टा के रुथल एक प्रथा है जो संगम साहित्य में प्रसिद्ध थी, ऐसे समझो। वट्टा के रुथल, चलो पहला पढ़ते हैं। राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षकों की नियुक्ति ये प्रथा हो सकती है क्या भाई? राजा इतना कम, राजा मतलब ऐसा हो गया कि नहीं नहीं मेरे को तो महिला अंगरक्षक ही चाहिए और इसको वट्टा की रुथल बोलेंगे। अब मतलब ये प्रथा बना दो बस मेरे लिए। मतलब या तो जनता हंसेगी, मतलब अभी तुम लोगों को हंसी आ रही होगी, मतलब जनता तो क्या ही करती उस टाइम। पेपर के अंदर भी ऐसे ही सोचो भाई, ऐसे मतलब सेम डिक्टो दिमाग में लो, अच्छा ऐसा। अरे मतलब भाई, चलो काट देते हैं। राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े, भाई मेरा ऐसा कोई लैंगिक वो करना मतलब टिप्पणी करना कोई औचित्य नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि वो सोचना कैसे एग्जाम के अंदर। ठीक है, राज दरबार में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने तो एकत्रित होने। हाँ तो भाई ये तो वैसे भी एकत्रित होते होंगे, डेली एकत्रित होते थे, इसमें कौन सी प्रथा क्यों बोलेंगे इसको? भाई धर्म दर्शन और ऐसे विषय पर रोज मतलब हर दूसरे तीसरे दिन मतलब हर 15 दिन में बात होती होगी। पर हाँ बोल सकते हैं भाई साहब, कोई प्रथा होती होगी। ठीक है, विद्वानों का बात बोल रहा है, और धर्म और दर्शन से जुड़े विषय पर हो सकते हैं भाई। ठीक है, अगला। किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्र में निगरानी करना और चिड़ियों को भगाना। ओनली किशोरियों को, और वो भी चिड़िया उड़ाएगी। तुम में से कितने किशोरियां चिड़िया उड़ाना चाहती है? सबको अट्टा की रुतल बोल देते हैं भाई, वैसे भी हटा दोगे। ठीक है, अगला। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। कोई राजा हार गया और वो अब मरना चाहता है। अब देखो संगम कविता, अब संगम कविता कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखेगी कि या तो उसने मैक्सिमम के राजाओं के बारे में, संगम कविता में भाई राजाओं की वीरता के बारे में लिखेगा ना, कोई भी लिखेगा, उसकी हारने पर लिखेगा, कुछ जीतने पर ऐसा तो लिखेगा नहीं, 2 बैठक हुई, 3 बैठक हुई, 4 बैठक हुई। तो इसमें वैसे भी करोगे तो आपका आंसर डी आ सकता है। पर मैं इसको इजी टफ में कुछ नहीं डाल रहा, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसको कर सकते थे। 2 ऑप्शन तो वैसे भी काट देते और ये वाई वाला भी आ जाता। उसके बाद विद्वानों को धर्म और दर्शन से जुड़े विषय पर विचार विमर्श करने होते, एकत्रित होना। अब एकत्रित होना प्रथा नहीं हो सकती। ठीक है, अगला। उपयुक्त में से कितने साम्राज्यों ने 8वीं शताब्दी ईस्वी के मतलब आधा 8वीं शताब्दी, अर्ली 8th सेंचुरी। अब देखो ये थोड़ा सा टफ सवाल था, मैं इसको इजी में नहीं डालूंगा देखो, लेकिन ऐसे कर सकते थे। अब तुम्हें काकतीय काकतीय रानी के बारे में पता है? वो एक रानी थी, उसका नाम पिछली बार काफी न्यूज में था, अरे यार उसका नाम नहीं याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, होयसल। होयसल तो तुम्हें पता है, होयसल के ताराकार मंदिर पता है ना तुम्हें? अरे अभी पिछले साल ही तो न्यूज में था, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यार क्या बात कर रहे हो, ऐसे गर्दन हिला दिया करो भाई। और कैमरा ऑन कर लो यार, नजर नहीं लगती इस क्लास में। हाँ, रुद्रमा देवी। और रुद्रमा देवी मुझे पता है कि वो 12वीं 13वीं 14वीं के या 15वीं 17वीं के आसपास थी, पर मुझे पता है कि 11वीं 12वीं में तो पक्का नहीं थी। हाँ ठीक है, इसको काट दो, इसको काट दो। गढ़वाल गहडवाल, ये राजस्थान वालों को तो पता ही चला, वो जयचंद को जैसे याद किया होगा, गढ़वाल काट देते भाई। यादव, और जो तुम में से जो यादव है भाई, वो तो पता लगा ही सकते थे कि नहीं, हम तो नहीं थे भाई, 8वीं शताब्दी में हमारे पास शासन होता तो हम अभी क्यों पढ़ रहे होते। ठीक है, तो मतलब थोड़ा सा इनलॉजिकल हो सकता है, लेकिन इसका आंसर डी था। आप एग्जाम में कर सकते हो, और मैंने आपको 4 मैप बनाने के लिए बोला, 4 से 5 मैप। ठीक है, उसमें मैंने बनाया था 6th 7th 8th 9th 10th 11th और 12th और 13th। ये 5 से 6 मैप बनाने हैं आपको। इसमें कौन सा शासक कहाँ था और संस्थापक कौन था, बस इतना बनाना है। अगर आपने ये बना लिया तो आपका एक क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा भाई, यूपीएससी में। 6 मैप बनाने हैं बस। ये 13वीं तो फिर भी हटा दो, 12 तक ही कर लो, 12 भी हटा दो, 11 तक कर लो।
8 9 10 11 और ये 4 का बना लो बस। इंडिया का मैप बनाना हो, इंडिया मैप में कौन सा शासक कहाँ था, यहाँ पे चेर चोल चालुक्य कहाँ थे, कलचुरी कहाँ थे, फिर ये कहाँ था, ये बस बना लो, और इसका संस्थापक कौन था बस उतना बना लो, उतने से काम हो जाएगा। चलो भाई अगला, कौन सा, कितने सही समझ लेते भाई, ये तुक्का लगता है, देखो ऐसे बताओ मैं कैसे लगता है तुक्का। ठीक है, देवी चंद्रगुप्तम, ये तो तुम्हें पता होगा कि ये तो इसका नहीं होगा यार। देवी चंद्रगुप्त उसका था, क्या नाम है, एक तो ये आंसर। हम्मीर महाकाव्य नैचंद्र सूरी का था। मिलिंद पन्नो नागसेन का था। और यूपीएससी का पीवाईक्यू भी था ये, पीवाईक्यू है। ठीक है, तो ये तो आप ऐसे काट देते। ठीक है, अगला ये देवी चंद्रगुप्तम कल्लण का नहीं, कल्लण का नहीं, उसका था यार, उसका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, और नीति वाक्य ये सोमदेव सूरी का था, तो इसके आंसर दो थे। इसको इसने क्रॉस किया। वैसे इस टाइप वाले क्वेश्चन में ना ये ऐसे भी करता है, स्वैप भी करता है, आगे दिखाऊंगा मैं। स्वैप करता है, तो इस तरीके का सोच सकते हो आप। बहुत सारे लोग अभी बताएंगे कि सब में, जिनमें 1 2 3 4 आए, सब में 2 मार के आ जाना, भाई मत करना, बिल्कुल अंधा बिल्कुल भी मत खेलना। विशाखा दत्ता। ठीक है, सो ये थोड़ा सा वो कर सकते हैं, लेकिन ये वाला सवाल, तो 24 हो गए थे, तो इसको 25वां कर देते हैं। आत्मा, जैसे ही आत्मा पढ़ोगे आगे जाने की जरूरत भी नहीं है कि भाई हर जगह रहती है भाई साहब, तो आंसर आ गया जैन। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं बता रहा हूं मैं। 26, अगला, विजयनगर साम्राज्य में किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया, नदी पर 1 किलोमीटर लंबी नहर बनाई, कुल्या का निर्माण किया। जैसे ही न्यू वाली एनसीईआरटी पढ़ोगे, उसमें चित्र तो दिया हुआ ही है, उसमें उसका नामांकन भी है, बस चित्र देखना था आपको और आंसर आपका आ जाता। और वैसे भी तुम इसमें से भी निकालो, विरूपाक्ष तो इनका भगवान था। ठीक है, वीर विजय के बारे में तुमने सुना नहीं होगा, मल्लिकार्जुन के बारे में नहीं सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर सुना होगा। ठीक है, तो अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो थोड़े नाम आ जा रहे हैं, बुरा मत मानना, मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ, बीजेपी का समर्थक भी नहीं हूँ। ठीक है, बाकी मेरे को जेल में डलवा दो, तो ऐसा कोई प्लान मत करना भाई। इसका आंसर ये कर लेना, इजी सवाल था ये वाला। ये वाला सवाल फिर से पीवाईक्यू, और वो भी रिपीटेड है, पुराने वाले पीवाईक्यू। ठीक है, हाँ हो सकता है 13 साल पुराने वाले में, उससे पुराने वाले में, लेकिन पीवाईक्यू। ठीक है, दीऊ का शासक पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया। महमूद बेगड़ा तो काट ही दोगे आप। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह कौन सा था मेरे को कुछ भी नहीं पता। मोहम्मद शाह बहादुर शाह इसका आंसर था। थोड़ा मैं इसको टफ मानूंगा, वैसे स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है, अगर आप पढ़ते तो पढ़ सकते। ठीक है, पर ये इसको थोड़ा सा मैं नहीं कर रहा हूँ। ये तो इजी था यार, 1833 वाला एक्ट यार, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, ये तो पढ़ ही लिया होगा आप लोगों ने, सब लोगों ने, मैं आप मान के चल रहा हूँ कि भाई इसमें तो कुछ नहीं करना था। तो ये हो गए 26 क्वेश्चन। भाई एससी कट ऑफ कितनी थी, 52, एससी कट ऑफ कितनी थी, 47, 59। चलो, अरे यार, जितेंद्र है क्या सेशन में? ठीक है, अगला, जननी सुरक्षा योजना, तो हम कितने आ गए, 26 दूना 52, दूसरी दूसरी लिस्ट में आ गए हम, आधे पेपर में आ गए, दूसरी दूसरी कैटेगरी क्रॉस कर लेंगे थोड़ी देर में। अगला, जननी सुरक्षा योजना कोई स्कीम है भाई साहब, और ये रिपीट हुआ है, 2013 का सवाल है। ठीक है, चलो लेकिन शुरू करते हैं। यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व योजना है, तो फिर मोदी जी क्यों इसका प्रचार करवा रहे हैं? दिस इज ए बिग क्वेश्चन। राज्य की, फिर आशा क्या कर रही है, तो सवाल क्वेश्चन उठा। इसका उद्देश्य
गरीब गर्भवती महिलाओं को मातृत्व नवजात सुरक्षा में कमी लाना, हाँ बात सही है। इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव को बढ़ाना, ये बात भी सही है। इसका उद्देश्य 1 वर्ष से कम आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य, 1 साल का हो गया तो नहीं, अब नहीं, अब जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में नहीं आओगे तुम, चीटिंग है ये, देश बर्बाद हो जाएगा हमारा। तो इसको तो वैसे भी काट दोगे यार, और इसको वैसे काट दोगे, मंत्रालय मैंने तुम्हें बताया गलत बताता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन दो आंसर। तो इसको नंबरिंग दे दूं या नहीं दूं? कितने लोग चाह रहे हैं कि नंबरिंग दे इसको? मैं देखते हैं ना एक्टिव कितने लोग हैं। अरे भाई इसको तो काट ही सकते थे। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया कि मंत्रालय गलत होता है जनरली। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा पक्ष में 27 नंबर दे ही देते हैं। यार 60 क्वेश्चन बोले भाई, 60 क्वेश्चन मतलब 120, समझो यार थोड़ा। वो भी टाइप वाई जेड में नहीं, टाइप ए में और टाइप एक्स में, समझो कैसे तो करूंगा ना। अगला, एनीमिया मुक्त करना है भाई साहब आपको, ये थोड़ा सा मतलब मॉडरेट टू टफ सवाल था, इसको आप देख लेना, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम, मतलब इस तरीके से 50 सवाल है, 1.5 घंटे का सेशन हो गया, 3 घंटे का सेशन नहीं लेना है, तो इसको पढ़ लेना। वैसे देखो कैल्शियम पूरकता की बात कर रहे हैं। अगला ये वाला, हम इसको करते हैं, कौन सा सही है? ठीक है, ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों वैसे इसको ये छोड़ने वाले सवाल भी होते हैं कुछ, लीव टी। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों का विनिर्माण में कार्बन तंतु में इस्तेमाल होता है, हाँ भाई हो सकता है। अगला, कार्बन तंतु पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते, क्यों नहीं किए जा सकते? कोई ऐसी चीज है जो पुनर्चक्रित नहीं की जा, आदमी को पुनर्चक्रित कर दे आजकल तो ऐसी होगी, प्लूरिपोटेंट टोटिपोटेंट सेल की, मतलब पुनर्चक्रित का मतलब है कि पूरा का पूरा नहीं बदल दे, मतलब ऐसी चीजों को तो कर ही सकते हैं, और वो भी कार्बन फाइबर। तो इसका आंसर इज ए, तो ये इजी सवाल था। 28। अब देखो, अब कोई कोई चीज है उसको बोलते हैं एक्सेलेरोमीटर, आपको नहीं पता, और थोड़ा बहुत अगर आपने एनसी मतलब 11th 12th में आपकी फिजिक्स रही है, या फिर 10वीं तक भी आपने वो पढ़ी है, तो त्वरण क्या होता है कि गति सामान्य गति से बढ़ने वाली कोई चीज होती है। कॉमन सेंस से बात करते हैं। अगला, अब कोई ऐसी चीज है कि किस चीज में किस एक्सेलेरोमीटर की आवश्यकता होती है, कितनी चीजों में। ठीक, मतलब जो चीज गति कर रही है उसमें एक्सेलेरोमीटर चाहिए होता, हो सकता है जरूरत हो उसको। ठीक है। अगला, कार क्रैश टक्कर में जिसमें एयरबैग तुरंत खुल जाते हैं, हाँ भाई जरूरत चाहिए इसको, एक्सेलरोमीटर तभी तो पता चलेगा, एकदम स्पीड से जा रही गाड़ी, रुक गई एकदम, खोल दो एयरबैग। ठीक है। लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना, हाँ भाई हो सकता है। भाई हार्ड ड्राइव खराब हो जाएगी, सारा डेटा खराब हो जाएगा, बहुत सारे एडवांस कंप्यूटर वाले तो ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे ही। और अगर आपने मोबाइल यूज किया और मोबाइल के बारे में थोड़ा सा भी पता हो, तो कि ये स्पीड भी चेक कर सकता है, आपकी गाड़ी में जाते हो तो जीपीएस के साथ, तो ये स्पीड बता देता है कि कितनी स्पीड से चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो चलता होगा। स्मार्टफोन, ये वाला एप्लीकेशन बेस्ड, इजी सवाल। 29। अगला, अब देखो, इसने एक्चुअली क्या किया है कि पुनर्चक्रित एक्वाकल्चर प्रणाली, जैव निस्पंदन बायोफिल्टर की भूमिका निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। बायो बायोफिल्टर, हाँ बायोफिल्टर बिना खाए हुए मत्स्य के चारों को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करता है, हाँ भाई कुछ तो करता होगा, तभी तो उसको बायोफिल्टर बोलते हैं, है कि नहीं? ठीक है। बायोफिल्टर मत्स्य अपशिष्ट में विद्वान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देता है। अगर आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा हो, अगर आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा हो तो आपको ये थोड़ा आइडिया होगा कि अमोनिया को नाइट्रेट में बदला जा सकता है, वो तो ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं घुमाएगा। अगला, बायोफिल्टर जल में मत्स्य के पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं, जल में पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं, फिर रोटी के दो उसको दाना क्यों डालते हो, फास्फोरस ही बढ़ाते रहो ना उससे। और हो सकता है, तो इसका आंसर तो दो था, ये स्टेटमेंट गलत है, फास्फोरस इसकी जगह कम करता है, हटाता है, तो हटाता है को तो बढ़ाता लिख दिया, इस थोड़ा सा माइनर चेंज था। ठीक है। अगला, ये इजी सवाल था यार, इसको तो 30 दूंगा ही दूंगा मैं, इस पे मना मत कर। अब देखो कैसे मना कर, ये बोल रहा है पल्सर, आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रॉन तारा जब ईंधन समाप्त हो जाता है तो उसका समाप्ति की ओर बढ़ता है, तो उसको न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं। ठीक है, ये पल्सर पता होना चाहिए भाई, ये आपको पता होगा। अगला, निहारिका
तारे की जलती बुझती रहती है। और सेफ इट, तो इसने इसको रिवर्स स्वैप किया है। आप साइंस एंड टेक का पीटी 365 भी पढ़ते हैं तो आप ये तीनों ऑप्शन पढ़ के जाते हैं भाई साहब, एकदम इजी कंसेप्ट। सी फीड होता है कि जब तारा टिमटिम आता है ना, उसको सी फीड बोलते हैं। और धूल के बादल निहारिका है। और पिछली बार तो खूब फोटो आई थी भाई साहब, 3-4 मतलब जो टेलीस्कोप थे ना, उन्होंने खूब फोटो निकाली थी निहारिकाओं की। तो बादलों की नए तरीके की फोटो तो न्यूज में था, तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए था। इजी सवाल था। ये देखो, किसके पास उपग्रह मार्गदर्शक प्रणाली है भाई? जापान के पास है, जाक्सा के पास। इजराइल के पास नहीं है, कनाडा के पास नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं, सब जीपीएस वाले हैं। तो ये हो गया 31 क्वेश्चन। ओ, इतनी देर में हम लोग दूसरी कैटेगरी कट ऑफ भी क्रॉस कर गए, पता है क्या तुम लोग? एक मिनट कैसे ना। तो अगला क्वेश्चन ये वाला, बैलिस्टिक मिसाइल। देखो मैंने बोला था एंड से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है, एंड से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। हमेशा ध्यान रखना, इस बार इन्होंने दोनों स्टेटमेंट गलत दे दिए, लेकिन जनरली रूल ये होता है कि जब एंड से जुड़े दो स्टेटमेंट आ जाए दो क्वेश्चनों में, तो एक में गलत होते हैं, एक में सही हो जाते हैं। लेकिन इसने यहाँ पे भी स्वैप कर रखा है और यहाँ पे भी स्वैप किया हुआ है, इसको भी स्वैप किया हुआ है, इसको भी स्वैप किया हुआ है। मतलब ये देखो, अग्नि 5 को मध्यम दूरी की क्रूज मिसाइल बता दिया, बैलिस्टिक मिसाइल को बोला कि भाई अध्वनिक चाल पर प्रसार से नौ पूरी उड़ान के दौरान। मतलब ये ऐसे चलती है भाई। तो दोनों आंसर सही था, इजी सवाल था, आप इसको कर सकते थे। 32। अगला, पारा प्रदूषण के बारे में, पारे का प्रदूषण। अगला, स्वर्ण खनन गतिविधि भी इसमें पारा का प्रमुख स्रोत है, हो सकता है। कोयला आधारित उसमें शक्ति संयंत्र, पारा प्रदूषण होता है, हो सकता है। पारा के संपर्क में आने का कोई गैस सुरक्षा स्तर नहीं है, फिर मरकरी वाला वो क्यों लाए हो, मिनीमाता कन्वेंशन क्यों लाए हो? भाई कुछ तो पता होगा कि एक इतना पारा खराब रहता है, मतलब इतना ग्राम सही रहता है, कुछ तो पता रहता होगा, आइडिया तो होगा, कुछ तो आइडिया होगा। तभी तो आप मिनीमाता कन्वेंशन ले आए हो। अगर कोई स्तर पता ही नहीं तो आप पारे को पूरी तरीके से समाप्त कर दो। और कैसे पता चलेगा कि एक टच में आ गए, दो टच में आ गए, इतने में आएगा? तो मेरे हिसाब से ये गलत स्टेटमेंट था, इसका आंसर बी। यूपीएससी ने भी ये दिया, इस कोचिंग वालों ने हालांकि इसके मतलब सॉरी, तीनों आंसर सही बताए हैं, पर ये यूपीएससी ने सही माना है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सही है। अगला, ग्रीन हाइड्रोजन। इसको आंसर क्यों वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये 33 है भाई साहब। कितने सही है? ग्रीन हाइड्रोजन से सीधे इस्तेमाल की जा सकती है, हाँ भाई कर सकते हो, क्या दिक्कत है? दूसरा बोल रहा है कि इस्तेमाल के लिए ताप और शक्ति जनन के लिए ईंधन का रूप में कर सकते हो, कर सकते हो। हाइड्रोजन प्रकोष्ठ का इस्तेमाल किया जा सकता है, कर सकता है, कुछ भी कर सकते हो हाइड्रोजन के साथ। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल, इजी सवाल, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत इसमें। चलो भाई आगे चलते हैं। अगला, ये मेरे हिसाब से आपने, ये मैप है, वैसे भी आप करोगे तो थोड़ा तो आप इसमें से पढ़ ही लोगे कि भाई बुल्गारिया कहाँ है, हंगरी कहाँ है, लातविया, लिथुआनिया, ये तो वैसे भी काट दोगे। ये तो दो तो वैसे भी कट गए, इसमें से आंसर था तो यही था ना आंसर इसका, दो ही था। और इसका ना मैंने एक कोड भी बनाया था यार, एक्चुअली मेरे को याद है नहीं अब, यूक्रेन वाले, क्योंकि पिछले साल न्यूज में था। तो इस बार इजराइल थोड़ा अच्छे से कर लेना, यूक्रेन के पड़ोसी ना फिर से एक बार कर लेना यार, ठीक है, उनसे गो थ्रू हो जाना। अगला, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाला सूर्य तप कुल मात्रा ध्रुवों से प्राप्त होने वाली मात्रा का लगभग 10 गुना है, ये 5 गुना है। सूर्य तप 2/3 भाग प्राप्त करता है, अवरक्त किरणें सूर्य तप का 2/3 भाग। पता नहीं, फिर से फैक्ट है, फिर से फैक्ट है। अगला, अवरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में सेकेंडरी जल वाष्प द्वारा वृहद रूप से अवशोषित होती है, हो सकता है भाई साहब। अवरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों का दृश्यमान स्पेक्ट्रम का भाग है, ये काट देते कौन सा, पीवाईक्यू, और वो भी 2021 का। जैसे ही आप ये काट देते आंसर आपका सी आ जाता है। कोई नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ, 34 पे ही चलते हैं। ये वाला सवाल, इसको तो 35 देना बनता है।
क्यों सर, क्यों देना बनता है 35? भाई ये बोल रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। 2021 सवाल, 2022 सीएपीएफ सवाल, यूपीएससी डायरेक्ट सवाल है, कुछ करना ही नहीं था यार, ये वैसे ही काट दोगे, आंसर आ गया। फिर से इजी सवाल, थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। देखो ये बोल रहा है कि कितने सही है, ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप और महासागरों के बीच तापमान विपरीत शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। अरे भाई बावड़ा हो गया क्या, ये है ग्रीष्म ऋतु, ये है शीत ऋतु। शीत ऋतु में आपको पता होगा कि जो जल की विशिष्ट उष्मा है वो अधिक होती है ना, लेकिन स्थल की तो नहीं होती। अब स्थल में समझो कि समर चल रहा है, अभी सागर का तापमान कितना होगा, 22 22 डिग्री, 20 डिग्री, 22 डिग्री, इतना होता है, 20 मान लेते हैं, 20 डिग्री होता होगा, 18 डिग्री के आसपास रहता है, 2 3 डिग्री। लेकिन राजस्थान का तापमान कितना हो रखा होगा, तट का, यू केरला का 43 डिग्री आराम से जाता है, मान रहे हो कितना का अंतर है, 23 का, 23 डिग्री का। दूसरी ओर देखो शीत ऋतु में, विंटर आ गई, विंटर में केरला का तापमान कितना रहता होगा, 20 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 10 से 20, अरे 5 डिग्री यार, ये लो 5 डिग्री रहता होगा, लेकिन सागर का कितना होता होगा, वही 15 के आसपास, तो कितना करा, 10 का अंतर, आंसर गलत हो गया। आ गया ना आंसर, तो ये कितने हो गए हमारे, 36। अगला सवाल, पी और एस तरंगों के बारे में यार, 38। ये बोल रहा है एस तरंगों से पूर्व पी तरंगी होती है, हाँ भाई पी तरंगी इसीलिए तो पी बोलते हैं उनको, पहले आती है। दूसरा, पी तरंगों का अलग अलग कण प्रसार दिशा में होता है, जबकि एस तरंगों का प्रसार दिशा समकोणीय होता है। बात सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, इजी सवाल। अब अगला देखो, कोयला आधारित तापीय संयंत्र के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, कोयला आधारित कुछ संयंत्र होते होंगे, उनके बारे में सवाल है भाई साहब, ठीक है। बोल रहा है उनमें से किसी में भी समुद्र का उपयोग नहीं, जल का उपयोग किया नहीं किया जाता। अरे भाई कितने तटों पे होगे, और हम इतना पानी कहाँ से लाएंगे अगर सागरों का यूज नहीं करेंगे। उनमें से किसी में भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है, मतलब जल संकट वाले में होगा ही नहीं पूरे इंडिया में कोई, इतने सारे कोयला संयंत्र, राजस्थान वाले तो क्या कर रहे होंगे फिर। ये बाड़मेर जोधपुर में लाइट कैसे जा रही होगी, कोई ना कोई संयंत्र तो होगा ना आसपास। अगला, उनमें से किसी भी निजी स्वामित्व का नहीं, अडानी जी के रहते हैं, ऐसा पॉसिबल, अडानी जी के रहते, क्या बात कर रहे हो यार, कैसे देश चलाओगे तुम लोग। ये वॉल बैग क्या प्रदीप्ति के बारे में पूछ रहे हैं, कभी कभी न्यूज में था। शेष सस्य, पहला छोड़ रहा हूँ, मच्छरों में होने वाले विषाणु रोगों को प्रसार को नियंत्रित करना, हो सकता है भाई। जैव सस्य ट्रोपिंग, रेजिड्यू को मटेरियल बनाना, ये तो पक्का नहीं होगा। जैव निम्नीकरण, प्लास्टिक का उत्पादन करना, वॉल बैग के प्रदीप्ति द्वारा नहीं। जैव मात्रा में उष्मा रासायनिक रूपांतर, बायोचार उत्पन्न करना, सही। ये वैसे न्यूज में था, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा है, पीटी 365 पढ़ा है, आप कर सकते थे, न्यूज में पढ़ा है, कर सकते थे, इजी सवाल था, खूब न्यूज में था यार, तो इसको मैं 40 दे देता हूँ। अरे यार हम तो जनरल की कट ऑफ पार कर गए थे, यही कितने नंबर में कर गए थे, 35, 38 में कर जाएंगे ना, 36, 36 नहीं दिया। अरे यार नंबरिंग गलत कर दी क्या हमने, हाँ 36 था, ये था 37, ये था 36, 37, 38, यहीं क्रॉस किया हमने। अरे 37, 38 ये था, इसमें क्रॉस कर दिया था, ये 39 था। चलो भाई अगला, ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन था, बिकॉज मैं आपको बता दूं कि यूपी एनवायरमेंट वाले सवालों में ना ऑल ऑफ अबोव करने से एक दो बार सोचना, ठीक है, वहां पे थोड़ा कॉन्शियस रहना कि ये ऑप्शन हट सकता है या नहीं, वो थोड़ा सोचना। ये बोल रहे बड़े पैमाने पर बारीक किसी सेल को बिछाना, तो ये थोड़ा सा ओड वन आउट लग सकता है, बारीक पीसी बेसाल्ट को खेतों में बिछाना, वो भी बड़े पैमाने पर,
तो ये जनरली गलत लग सकता है और यहाँ पे आपका गलत हो सकता है। ये दोनों तो सही है कि भाई चूना पत्थर मिलाएंगे, ज्यादा वो आएंगे, ज्यादा कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, तो ये दोनों तो सही लग रहे हैं। तो कितने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के विचार हो सकता है। और वैसे दूसरा एप्लीकेशन बेस भी है कि कितने तरीकों से कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा। और बेसाल्ट बेसाल्ट क्षेत्र बेसाल्ट थोड़ा बहुत भी बिसा दोगे तो हो सकता है कुछ उससे बेनिफिट मिल जाए। पीवाईक्यू में, हाँ मुझे पता है पीवाईक्यू में है, ठीक है। तो इसका आंसर सी कर लोगे। अगला, एरियल मेटाजीनोमिक्स। एरियल मेटाजीनोमिक्स, एरियल मेटाजीनोमिक्स की बात कर रहा है। एरियल मतलब हवा से, मेटाजीनोमिक्स कोई ऐसा जीनोमिक्स जो व्यापक बड़ा पैमाने पर ले लिया है, ऐसा ही समझेंगे ना देसी भाषा में। चलो देखते हैं। किसी पर्यावरण में वायु एरियल डीएनए के प्रतिरोध से एक बार एकत्रित करना, हाँ हो सकता है भाई, एरियल से एयर से ले रहा है, एरियल डेटा डेटा जीनोमिक्स है। किसी पर्यावरण में पक्षी जातियों के अनुवांशिकी को समझना, नहीं ना भाई, ये तो मतलब ऐसे भी नहीं लग रहा कि पक्षियों के अनुवांशिक को समझेंगे और उसको मेटाजीनोमिक्स कहेंगे। मेटाजीनोमिक्स कहेंगे उसको, नहीं। गतिशील प्राणियों में रुधिर प्रतिदर्श लेने के लिए अरे यार क्या बात कर रहा भाई, ये तो स्टेटमेंट ही वैसे हुआ है। भूमि तल और जल निकाय में पादप और जंतुओं को प्रदर्शित करने के अगम्य क्षेत्रों में ड्रोन भेजना, और तो इसको एरियल, ये बोल रहा है कि भूमि तल पर और जल निकायों में, ये तो एरियल की बात कर रहा है, इसको एरियल क्यों बोलेंगे। इसको भी काट देंगे, आंसर इज ए, इज आंसर। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, माइक्रो सैटेलाइट कहते हैं, चारों तरफ देखती है, ऐसे निगरानी रखती है, और वो भी डीएनए उसका काम करे। अगला, किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषधीय परीक्षण वाले पद, अरे नहीं यार, उद्यान कृषि के पादपों में क्लोनिक प्रकार का प्रवर्धित करना, उद्यान कृषि में पादपों को क्लोनिक प्रसार, तो फिर माइक्रो सैटेलाइट डीएनए क्या हुआ। अगला, स्टेम कोशिकाओं में विविध प्रक्रियात्मक ऊतकों को रूपांतरित करने में उद्दीपन करना, फिर माइक्रो सैटेलाइट क्यों हुआ, उसको माइक्रो सैटेलाइट तो निगरानी वाला होता है ना यार। अगला, प्राणी जाति और विभिन्न जातियों के बीच विकासात्मक संबंधों का अध्ययन करना, हाँ ये हो सकता है कि भाई माइक्रो सैटेलाइट डीएनए ऐसा कुछ काम करे तो निगरानी कर सके। अगला, कितने सवाल कर रखे थे, 38, 38 थे ना, 39, तो ये लो भाई 40, फिर से डेटा गलत कर दिया, 50 और 250 करोड़ की जगह ये कर दिया, जैसे आप ये काट दोगे आंसर आ गया। और सभी बैंक ऋण पीएसएल के अंतर्गत आते हैं, एमएसएमई को दिया गया। नहीं 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 नहीं, नहीं 71 का तो डी होना चाहिए यार। एमएसएमई के दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिक के अधीन अहर्य है, तो इसका आंसर बी है, डी नहीं है भाई, ठीक है। इसको मैं 40 को काट दे रहा हूँ यहाँ पे, हो सकता है आप ये सोच के गलत कर दो सभी ऋणों को, लेकिन ये बात करते हैं। केंद्रीय बैंक डिजिटल सीबीडीसी, सीबीडीसी यूएस डॉलर और प्रणाली का प्रयोग किए बिना नेफ्ट स्विफ्ट प्रणाली का डिजिटल मुद्रा भुगतान करना संभव है, हाँ भाई सीबीडीसी वही तो होगा जब उनकी जरूरत ना पड़े। कोई डिजिटल मुद्रा अंतर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि व्यय और समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है, हाँ भाई की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 40 कर देते हैं। बीटा, वित्त के संबंध में, वित्त के संदर्भ में बीटा किस चीज को बोलेंगे, बीटा। अलग अलग प्लेटफॉर्मों में साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया, नहीं भाई इसको क्यों बोलेंगे, इसको शेयर मार्केट बोलेंगे ना। किसी पोर्टफोलियो जोखिम प्रतिफल के निवेश की कार्यनीति, नहीं। एक प्रकार की व्यवस्थित जोखिम वहां के उत्पन्न होने वाला पूर्ण प्रतिरक्षा, पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ इससे। अगला, एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक के बाजार में होने वाले परिवर्तनों को स्टॉक में विचलन होता है, ये हो सकता है। चलो 40 हो गए। अब ये सवाल करेगा कौन, अब कैमरा ऑन कर लो। अब दूसरे मोड में आ गए, मैंने काफी सवाल करवा दिए हैं, अब आप उस मोड में आ गए हो कि सवाल करने की स्थिति में आ जाओ। तो 4-5 सवाल आप लोग करोगे, उसके बाद हम कार्यक्रम शुरू करेंगे। हाँ भाई, तो अभी कौन करेगा पहला सवाल, कौन कौन लाइब्रेरी में नहीं है जो बोल सकता है। मैं सवाल बदल दूंगा, ये मत सोचना कि ये स्क्रीन पे आ रहे वो सवाल पूछूंगा। तो जो जो सवाल बोल देना चाह रहा है, वो आंसर देना चाह रहा है, वो बस एंट्रीज कर लो।
चलो भाई 3 लोग हैंड रेस कर रहे हैं। हाँ तो भाई श्वेता यही सवाल बता दो तुम जो स्क्रीन पे है। हाँ, श्वेता श्वेता, तुम श्वेता नहीं हो, तुम्हारा नाम नरेंद्र है। श्वेता, सर आंसर बी। आंसर तो मैं पूछ ही नहीं रहा दोस्तों, मैं पूछ रहा हूँ क्यों। सर सेकंड वाला स्टेटमेंट गलत लग रहा है। सेकंड वाला, या तुम मेरी क्लास में समझते भी हो कि क्लास ही लेते हो भाई। क्या यार मतलब, अरे भाई ये देखो, मूलतः एसबीआई, क्या बात कर रहे हो यार, ये वर्डिंग पर बता रखा हूँ यार। मूलतः एसबीआई, नाबार्ड है भाई, नाबार्ड को चेंज कर दिया, गलत हो गया। सभी सदस्य ऋण उत्तरदायी, हाँ भाई अकेला सदस्य लेता है तभी तो उसको सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलेंगे। भाई सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों बोलेंगे, 4 लोग साथ में आए तो क्यों जिम्मेदारी लेंगे, तभी तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलेंगे। वाणिज्यिक बैंक को समर्थन देते हैं, हाँ भाई सही है बात, 41 नंबर। अगला, हाँ बताओ बताओ भाई राजकुमार, तुम बताओ। डी सर, डी। बी, ए क्यों नहीं है, यस सर। ए क्यों नहीं है, इसका आंसर सर बी उसमें क्यों है। सर वो जो लिखा है ना, भारतीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली सीमित निरोधक वर्धक, उसमें मेरे को लग रहा है कुछ चेंज किया होगा उसका। अरे तो चेंज क्या किया होगा, तुम बोल रहे हो कि दोनों स्टेटमेंट सही है। नहीं सर, बी नहीं बोल रहा हूँ मैं, हम्म, डी बोल रहा हूँ, डी। डी। हाँ सर। ये भगवान क्या होगा मेरा मतलब, अरे भाई तुम अस्पताल में जाते हो, ऐसे समझो, अगर अस्पताल में जाते हो तो तुम इलाज कराने जाते हो, या फिर ऐसे पहले कि पहले तुम्हारे घर को अस्पताल वाले आ जाते हैं, नहीं 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 तुम्हारे कोई बीमारी नहीं होने देंगे, तुम्हारा हेल्थ अच्छा रहना चाहिए, तुम 3 टाइम ये गोली खाओ, तुम 5 टाइम दूध पियो, ऐसा होता है तुम्हारे यहाँ। कुछ लोगों के होता होगा, तो वही तो बोल रहे हैं कि भाई नहीं नहीं भाई, वर्धक वर्धन और पुनर्स्थापन देखभाल के लिए नहीं होता, हम तो बस ओनली रोगों की समस्या के लिए फोकस है हमारा सिस्टम अभी। तो सही तो है, इसमें क्या गलत है। दूसरा देख, स्वास्थ्य देखभाल विकेंद्रीकृत उपागम राज्य का प्राथमिक, राज्य की जिम्मेदारी है। हाँ तो भाई राज्य की जिम्मेदारी इस वजह से थोड़ी है कि भाई हम रोगों को इलाज कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज थोड़ी क्योंकि थोड़ी लग सकता है, नहीं लग सकता भाई। आंसर इज बी, इजी सवाल। अगला देखो, अब अगला कौन करेगा, शिल्पा। सर इसमें पहला गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि भारत पृथ्वी वर्ष विश्व के भूमंडल का 1/4 से अधिक है। यार तुम लोगों का ना मैं मर्डर कर दूंगा यार भाई साहब। दोनों स्टेटमेंट में फैक्ट है, इसमें बोल रहा है 1/4 और इसमें बोल रहा है 18%, वो भी लगभग। अब देखो, यूएन की एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत प्रतिवर्ष भूमि जल के 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करता है, मतलब 25% के आसपास निष्कर्षण करता है। मुझे नहीं पता करता है कि नहीं करता है, पर ये देखो कि भारत के राज्य क्षेत्र में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या, 18% जनसंख्या, बात सही है। पेयजल और स्वच्छता की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष भौमजल का 1/4 से अधिक जल का निष्कर्षण करने की जरूरत है। यहाँ पे भी 1/4 बोल रहा है, यहाँ पे भी 1/4 बोल रहा है, मतलब 1/4 तो सही हो सकता है, दोनों स्टेटमेंट में फैक्ट है। लेकिन इशू ये बोल रहा है कि भाई साहब पेयजल और स्वच्छता के लिए ये एक 25% पानी चाहिए हमको, फिर खेती के लिए कितना करेंगे। 89% भौमजल हम खेती के लिए यूज करते हैं भाई। अरे यार क्या, 2 साल से सवाल आ रहा था, हम लोग नए रूल बना रहे हैं, जमीन से पानी मत निकालो, खेती को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, क्या बात कर रहे हो यार। इजी सवाल, इसको नंबरिंग नहीं दिए मैंने।
ये वाला। भारत के संविधान अनुसार केंद्र सरकार का एक दायित्व है कि वह राज्य के आंतरिक, हाँ भाई 355 है, 255 जो भी है, 255 ठीक है। भारत में संविधान राज्यों के निवारक निरोध रखे गए किसी व्यक्ति को विधि काउंसिल उपलब्ध कराने की छूट प्रदान करता है। पता नहीं भाई साहब, ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन पोटा के तहत ये नियुक्त प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, और इसका आंसर यूपीएससी ने दिया है बी। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट सही है। ये देख लेना, मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये रिपीटेड सवाल है, और 2020 या 19 का या 18 का है। ठीक है, उसमें यहाँ पे एक ऑप्शन और था, यहाँ पे एक ऑप्शन और था, यहाँ पे एक ऑप्शन और यहाँ पे एक ऑप्शन। अब वैसे भी अगर तुम करोगे तो अंगोला, कोस्टारिका, कोस्टारिका तो वो देश है जो मतलब बनाना कंट्रीज, वो बनाना कंट्रीज क्या, उसमें साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, तो इनके पास तो खूब पैसा है। तो इसका आंसर था सोमालिया, और इसके साथ एक और दिया हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था यार। 43 नंबर। अगला, कुछ नहीं करना। अगर आपको 2002 का प्रोटोकॉल ठीक पता है तो बस कुछ नहीं बोल रहे कि जैव विविधता प्रबंधन समिति नोगोय प्रोटोकॉल को उद्देश्य के लिए कुंजी है। हाँ भाई है, 2002 के साथ इनका गठन करना अनिवार्य है। जैविक संसाधनों की पहुंच, शुल्क लगाएंगे, लाभ सहभागिता में महत्वपूर्ण निभाएंगे। बिल्कुल इजी सवाल था, कुछ नहीं करना था। ये देखो फिर से, ये भाई ये नहीं पढ़ रहा, मैं पढ़ ही नहीं रहा, ये वो वाला सवाल है जो आधे पेज में है। ठीक है, इसको आप खुद पढ़ लेना, इसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब इसका सर पैर ही नहीं है। इस टाइप के टी वाले सवाल है, इनको छोड़ देने चाहिए, मैं यहाँ पे भी छोड़ रहा हूँ। अगला, ये वाला सवाल कौन बताएगा, इसका लॉजिक बताना है मेरे को। हाँ बताओ संदीप। संदीप, संदीप सिरोहा, संदीप आवाज आ रही है? लिख रहे हो क्या, टाइप कर रहे हो क्या? बोलोगे? सर पुरातात्विक खनन। हाँ वो तो मेरे को पता है, पुरातात्विक उत्खनन है, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ लॉजिक क्या है। सर आपने ही बताया था एक दिन कि इतने सारे लोग हैं एक साथ पुरातात्विक खनन ही करेंगे ना। नहीं ठीक है, देखो ऐसे, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेस, वोल्टर इलियट, एलेक्जेंडर एलेक्जेंड्री, एच एस लॉन्गसर्ट। भाई औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी प्रेस की स्थापना करेंगे 4-5 लोग, मतलब नहीं नहीं नहीं, हम तो 5 लोग मिलके प्रेस की स्थापना करेंगे, ऐसा प्रेस चलाएंगे दुनिया बदल देंगे। नहीं ना भाई, देसी रजवाड़ों की गिरजाघर की स्थापना करेंगे। मतलब देसी रजवाड़ा के, ये लो 500 रुपए, ये लो 2000 रुपए, रजवाड़े की स्थापना करो, चलो भाई। इतने गिर गए थे ये राजस्थान वाले रजवाड़े। हो सकता है भाई, कोई भरोसा नहीं है। औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण करना, रेल निर्माण में 5 लोग क्या करेंगे, एक आदमी का नाम पढ़ा है हमने आज तक, और ये क्या रेल की पटरी उखाड़ रहे थे 5 लोग मिलकर। अगला, ये इजी सवाल था यार, है ना। देखो भांजा की गुफा है, बौद्ध गुफा है, सितवासन जैन है, और ये बेसनगर का होलिडोरस का विदिशा, और वहां पे वो उसका विष्णु का भक्त बन गया था वो जो भी था। तो वैसे आपको पता होना चाहिए था, एनसीईआरटी में है और पीवाईक्यू भी है। 46 इस टाइप का क्वेश्चन ना अभ्यास में भी था कल, अगर आपने अभ्यास दिया हो। और मैंने आपको ये लॉजिक पहले कराया हुआ है मेरे हिसाब से, कराया ना सब लोगों को, कि भाई इसको हटा दो, इसको हटा दो। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। कौन से दिन, मुझे ये बताओ कौन सा दिन था वो जिस दिन आंदोलन शुरू किया गया था? नहीं भाई मुझे नहीं पता, तो ये 7 अगस्त पता ही चाहिए, तभी ये स्टेटमेंट सही होगा। तो एक और दो दोनों की व्याख्या करता है। तो 47। अगला देखो, ये भी मैंने मेरे हिसाब से कराया है। यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, मानक माप लिखा हुआ है, 400 बाई 600 मीटर और 3:2। अगर ये 4 स्टैंडर्ड होता तो मतलब 5 से 6 स्टैंडर्ड हो गए, और 5 से 6 में ये है कि नहीं, हम फैक्ट है कि नहीं, हम इस पर डाउट करेंगे। जैसे फैक्ट पे डाउट करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा एक गलत है और दो, एक गलत है और 2 सही है। इसको मैं नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ। अगला,
ये वाला तो इजी सवाल था यार, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था कि भाई प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाँ भाई बात सही है। और 26 नवंबर 1949 को प्रारूप समिति, तो फिर ये 26 जनवरी 1950 को कितने दिन में बना दिया? 26 नवंबर 2 महीने में बना दिया था क्या संविधान हम लोगों ने? हो वैसे भी मतलब ये तो बेईमानी हो जाती, 2 महीने में संविधान बना दिया। हाँ ये लग सकता है कुछ लोगों को, जो मतलब XYZ लोग हो समर्थकों कि हम तो 2 महीने में बना सकते हैं, तो आंसर सही है ये। तो ये हो गया हमारा 47 48। बहुत सारे इजी सवाल है। अब देखो ये स्विट्जरलैंड वाला मैंने पहले भी आपको करवाया, ठीक है। स्विट्जरलैंड मूल्य के आधार पर अग्रणी निर्यातकों में, हाँ भाई हो सकता है। स्विट्जरलैंड के पास विश्व का दूसरा विशालतम स्वर्ण भंडार है। अच्छा, इतना सा स्विट्जरलैंड है, बोल बोबा पे आवे ना लप्पू सु सचिन, वो वाली स्थिति है इसकी। भाई इतना सा स्विट्जरलैंड है, तुम मैप में देखो राजस्थान से छोटा है स्विट्जरलैंड। भारत वाले एक एक पत्थर भी मारने आएंगे, वो अंटे खेलते थे ना, मतलब वो कंचे खेलते थे ना, एक एक कंचा डाल के आओ ना स्विट्जरलैंड भर जाएगा। जनसंख्या का एक एक आदमी, वो कैसे बता इतना बड़ा सोने का भंडार हो सकता है? या तो फिर उसको सारा जमीन खोदना पड़ेगा बेचारे को, तो वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है यार। तो इस तरीके से 49। अगला, अब देखो ये भी अच्छा सवाल है। हाल ही में USA और EU ने व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद आरंभ की है। ऑर्गेनाइजेशन गलत हो सकता है, मुझे नहीं पता, ठीक है। दूसरा देखो, USA और EU का दावा करते हैं कि वे इसके माध्यम से तकनीकी प्रगति और भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब यूरोपीय संघ और USA तो है ही है जिन्होंने ये बनाया है, और इसके माध्यम से करना चाह रहे हैं। या तो दोनों गलत होंगे, समझ रहे हो? अगर EU और USA इसके थ्रू किसी चीज को नियंत्रण में लाना चाह रहे हैं और ये इन्होंने इसका गठन किया, तो दोनों गलत होंगे या दोनों सही होंगे? दोनों सही होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन पहला तो पक्का सही होगा क्योंकि ये इसके थ्रू ही काम करवाना चाह रहा है। या तो दोनों गलत होंगे या दोनों सही होंगे, पर पक्का एक तो सही होगा ही होगा। लेकिन ये बोल रहा है इसके माध्यम से। अब देखो मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ, मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आया होगा ये। अब देखो इसको इसको मत पढ़ना जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये लो यार, अब नहीं पढ़ पाओगे। अब पढ़ो स्टेटमेंट दूसरा। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ यह दावा करते हैं कि इसके माध्यम से, इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? मतलब इन दोनों ने बनाया होगा तभी तो इसके माध्यम से कुछ करेंगे। अब वो क्या कर रहे हैं कि भौतिक उत्पादकता को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई वहां तो लिबरल लिबरल इकोनॉमी है, कैपिटलिस्टिक कैपिटलिस्ट अप्रोच अपनाते हैं ना वो लोग, तो वो अपने नियंत्रण में क्यों लाना चाहेंगे? वो तो नियंत्रण कम करेंगे। तो ये स्टेटमेंट तो इनका गलत है भाई साहब। लेकिन इन्होंने गेम क्या किया है कि भाई ये इनके ऑर्गेनाइजेशन संगठन तो है ही है, और दोनों गलत हो नहीं सकते ना, इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। कितना हो गया? 50। ये वाला वैश्विक निर्यात में भारत के 3.2। भाई साहब मोदी जी ना दुनिया बदल देते, अब तक 3.2% हो जाते ना तब। अभी तक ना यही यही नारा चल रहा था, हमने इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन से 500 ट्रिलियन ले गए, और 3.2 हमारा योगदान हो गया है। 2.1% योगदान है। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, थोड़ा आइडिया होगा। फैक्ट गलत है, फैक्ट से भी गलत कर सकते थे। आंसर आपका आ गया 51। अड़ो ये फिर से मजेदार सवाल है, देखो। स्थिरता और समृद्धि, और वो भी पैक्ट है, एक संधि है यूरोपीय संघ, ठीक है। यूरोपीय संघ कौन कौन होगा? यूके तो हट गया, कौन होगा? जर्मनी होगा, फ्रांस होगा, स्विट्जरलैंड होगा, ये मतलब बड़े बड़े देश जिनके पास पैसा है। अब ये क्या कर रहे हैं, और इसमें कुछ एक गरीब भी होंगे जैसे ग्रीस हो गया, ठीक है। ये ऐसे लोग हैं जो मतलब बीमार हुए, मतलब जिनका धंधा पानी खत्म है एक तरीके से। अब समझो सवाल को क्या करना चाह रहे हैं। यूरोपीय संघ देश बजटीय घाटे को सीमित करती है। हाँ भाई ये तो सही है, स्टेबिलिटी और ग्रोथ पैक्ट की बात कर रहा है, तो ये तो करेगा करेगा स्टेबिलिटी और ग्रोथ। अगले, यूरोपीय संघ के देशों के लिए उनकी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बांटना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बांट देंगे आपस में। ये ग्रीस तो सारा माल उठा लाएगा, ये इसका इटली का, तुर्की का, इटली का, उनका
फ्रांस का, जर्मनी का, उनके पास कुछ बचेगा नहीं। ओडी, चलो आज से ओडी हमारी, इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी तुम्हारी कंपनियों का माल है सब हम ले जाते हैं। यूरोपीय संघ के देश अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बांट लेंगे। खूब बेचारा वो ओकुस के चक्कर में फ्रांस नाराज है उससे, यूके से, और ये प्रौद्योगिकी बांटने की बात कर रहे हैं। चीटिंग है ना ये तो ये भी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा यार। अगला, अब देखो, अब एक समझौता है। रिसेंटली all the countries of United Nations have adopted the first ever compact, the migration of global compact, ordinary and regular migration, GCM। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, यूएन के सारे देश, यूएन के सारे देश एक चीज के लिए मान गए एक साथ, कैसे? ये तो बड़ा सवाल है। तो ये तो काट ही दोगे यार, सभी देशों की बात कर रहा है, काट दोगे ना? अरे मैं तुमको समझा पा रहा हूँ कि नहीं, मैं खुद ही समझ रहा हूँ सवाल। अगला, जीसीएम के अधाकथित उद्देश्य और प्रतिबद्धता यूएन के सदस्य देशों को बाध्य करे। प्रतिबद्धता तो है ही है, उद्देश्य भी बाध्य, तो फिर ये एंड से क्यों जोड़ा भाई? अगर ये बोलना ही होता था कि ये जो कन्वेंशन है या जो कॉम्पैक्ट है ये बाध्यकारी, ये भी लिख सकता था। तो ये क्यों लिख रहा है भाई, उद्देश्य भी और प्रतिबद्धता भी और वो भी बाध्यकारी? ठीक है, धोखा है, धोखा। अगला, जीसीएम अपने उद्देश्य और प्रतिबद्धताओं के अंतर्गत आंतरिक प्रवास या आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए भी कार्य करता है। आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों के लिए काम करता है भाई साहब ये। फिर देश की सोवरेनिटी का क्या होगा भाई? इंडिया जैसा देश तो बर्बाद हो जाएगा, यूपी बिहार और महाराष्ट्र और गुजरात के चक्कर में। नहीं कर रहा हूँ लेकिन मार्किंग में, इसमें तुम बोलो कि नहीं नहीं सर सारे पे लगा दिया आपने। 52। अगला, 104 तो आ चुके हैं यार, अभी तो और आएंगे, रुको यकीन रखो। अगला, होमगार्ड को होमगार्ड अधिनियम केंद्र सरकार के नियमों के अधीन भाई केंद्र सरकार के अधीन किया गया है। पहली चीज, मुझे नहीं पता क्या है होमगार्ड, लेकिन मुझे पता है कि होमगार्ड कुछ होता होगा और केंद्र सरकार, क्वेश्चन मार्क। होमगार्ड की भूमिका आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, पुलिस की सहायक बल के रूप में देने की। हाँ भाई ये तो बात सही है, इसमें तो क्या दिक्कत? होमगार्ड बनाएंगे तभी ना। और एक्चुअली नहीं, न्यूज में भी था, दिल्ली पुलिस वालों ने बनाया था दिल्ली में कोरोना चक्कर में, वो वैक्सीन लगवाई थी ना उस टाइम। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा तटीय क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए कुछ राज्यों में सीमा विंग होमगार्ड की बटालियन समुचित करती है। फिर कुछ राज्यों में सीमा विंग क्यों करती है भाई ये काम? या तो सेंटर करेगा या राज्य सरकार करेगी, मतलब इन दोनों में तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना। दोनों में से एक ही सही हो सकता है, या तो केंद्र करेगा तो केंद्र ही देखेगा सारा माम, राज्य करेगा तो राज्य ही देखेगा। क्या इस बात से सहमत हो आप लोग? समझा पा रहा हूँ मैं आपको? तो दोनों में से एक गलत करोगे तो आंसर आ गया अभी, ये गलत है, राज्य सरकार था इसका। इसको लिख दो 55। अरे 55 नहीं, 53। अगला, अगला फिर से मजेदार सवाल है। अब देखो कितने सही सुमेलित है। अगला, बंदूक, तोप, गोला, तोगा ताकना जिसे अन्य लोग व्यक्ति से, हाँ भाई गोला और तोप आयुध में आ सकते हैं, हाँ भाई आ सकते हैं, बात सही है, मतलब हो सकता है, मैच करा रहा है। अगला, अनाधिकृत रूप से पुलिस की वर्दी पहनना, शासकीय गोपनीय अधिनियम 1923 में। पता नहीं मुझे है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो गोपनीयता की बात करेगा। एग्जाम का बता रहा हूँ, किसी पुलिस अधिकारी के ड्यूटी के तैनात होने के दौरान जानबूझकर गुमराह करना, तो ये तो वही बात हो गई ना, पहली और दूसरी तो एक ही बात हो गई ना भाई। उसको ड्यूटी पे गुमराह करो या पुलिस की वर्दी पहन लो, गुमराह करके वर्दी पहनोगे ना। तो या तो ये दोनों इसमें आने चाहिए या ये दोनों इसमें आने चाहिए, दोनों अलग अलग तो नहीं हो गए ना। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों के सवाल? इसका भी आंसर दो। कोई इसके, ये दोनों इससे मैच थे, सॉरी ये दोनों ये 1923 वाले एक्ट से मैच थे, ये गलत दिया हुआ था साक्ष्य देने। तो 54 यार, ये न्यूज वाला था, आपको पता होना चाहिए था ये। ठीक है, कि वो और इटूरी, ये मेरे हिसाब से इथोपिया कहीं और का है। ठीक है, नगार्नो कराबाग तो तुम्हें पता ही होगा, आर्मी ने देखो इसको इधर डाल दिया, तो इस खारसान और जयपर ये तो फिर ये फिर से यूएस इस वो था, यूक्रेन वाला था। ठीक है, कोई नहीं, इजी सवाल 55। अगला,
56 सवाल। अगला, इजराइल के कुछ अरब देशों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। हाँ भाई किए हैं, मुझे पता है, कुछ तो किए ही होंगे, कभी तो किए ही होंगे अरब राज्यों में से। अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब के बीच हस्ताक्षरित हुई। भाई साहब अगर ये हस्ताक्षरित होता तो सऊदी अरब क्यों अभी तक पड़ा रहता, यूएई अभी क्यों समझौते कर रहा है। ये न्यूज में भी था, इजी भी था, इसको काट देते आप। आंसर आ गया, एक सही है, दो गलत। ये थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का सवाल है, इसको मैं इजी में नहीं डालूंगा। ये देखो, खेल 4 वर्षों के दौरान शानदार प्रदर्शन, अर्जुन पुरस्कार जीवन काल की उपलब्धियों के लिए। नहीं यार, ये नहीं है यार, जीवन काल की उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार थोड़ी दिया जाता है। तो अभी दिया तो था, न्यूज़पेपर थोड़ा पढ़ते होंगे तो आपको पता रहता है कि कोहली को मिला था कुछ टाइम पहले। तो अगला, द्रोणाचार्य प्रशिक्षकों को दिया जाएगा। हाँ भाई, द्रोणाचार्य तो वैसे भी प्रशिक्षक थे तो उनको दिया जा सकता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार रिटायर होने वाले खिलाड़ियों को नहीं भाई, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार उनको क्या करेंगे, दो था आंसर, और ये उनको रिटायर्ड को दिया जाता है। हालांकि मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, पर छोड़ सकते थे। ये करंट अफेयर का सवाल था, इजी सवाल था, पहली बार आयोजित हुआ था शतरंज ओलंपियाड, तंबी इसका वो था। बात सही है। अब देखो, इसने वेरा मैचिंग को तो हैमिल्टन रसेल की जगह डाल दिया और इसको यहाँ डाल दिया, स्वैप कर दिया। ठीक है, तो इसके आंसर वो, मेरे हिसाब से हम 56 पे है ना, 56। अच्छा, ये तो 57 आ गया ना यार, ये तो इजी सवाल था। आई होप कि तुम्हें पता होगा ये। टिग्रे इथोपिया रिपीटेड है, कुछ भी नहीं करना। कचिन और डोनबास, डोनबास तो तुम्हें पता ही होगा, रसिया यूक्रेन वाला था। और कचिन भी तुम्हें पता होगी, इसका पार्ट नहीं है। कोई नहीं, न्यूज में था, आपको मैपिंग मिल गई होगी या मिल जाएगी, कर सकते थे। अगला, चाड, गिनी, माली और सूडान। कैसे में, गिनी कहीं इधर है, माली, सूडान कहीं यहाँ है, चाड, चाड भी कहीं मेरे हिसाब से, चाड, गिनी, माली यहाँ ही होंगे कहीं बीच बीच में। ठीक है, रेयर अर्थ के निक्षेप, मतलब ये पड़ोसी तो नहीं है। अगर पड़ोसी नहीं है तो चारों में एक साथ रेयर अर्थ के निक्षेप नहीं मिलेंगे भाई, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, एबीसी होते वहां पे मिल सकते थे दो तीन, जैसे ये पड़ोसी होते तो, पर मुझे पता है कि पड़ोसी नहीं है। अगला, चीनी सैन्य बेस, और चीनी सैन्य बेस होगा तो ये न्यूज में क्यों रहेंगे भाई, स्थान का नाम आना चाहिए था ना, देश का नाम क्यों देगा। सहारा मरुस्थल का दक्षिण, ये तो गिनी तो यहाँ है इस तट पे, और तट पे मतलब सागर के किनारे तक मरुस्थल चला गया क्या भाई, इधर नीचे तक नहीं। इजी सवाल, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा इसमें। 58। अब तो मेरी मजबूरी होगी दोनों को ही शामिल करना 60 क्वेश्चन करने के लिए, एनी हाउ, और वैसे भी शामिल हो ही जाएंगे। 59, और मुझे पता नहीं था कि फिक्स 60 होंगे, 120 नंबर का कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, उद्योगों में वी कार्बन में ग्रीन हाइड्रोजन महत्वपूर्ण भूमिका से अपेक्षा किस में कर सकती है काम। ग्रीन हाइड्रोजन तीनों में कर सकती है भाई, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तीनों में करने में। उर्वरक में कर सकती है भाई, उर्वरक भाई अमोनिया को यूज करते हो, डायरेक्ट हाइड्रोजन को यूज करो। आवाज आ रही है मेरी, ये स्क्रीन लो भाई, एक
मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, यहीं से चलेगा सेशन, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा इसी में एक क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो भाई, G20 मूल रूप से स्थापना वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों द्वारा किया गया था। इसके मंच भाई ठीक है। डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा भारत की प्राथमिकता में से एक, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 के 2023 के न्यूज में था। आंसर इज सी, इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते थे। सो 60 क्वेश्चन आर टाइप ए इन दिस पेपर। हाँ, सो फाइनली हम लोग समाप्त करते हैं सेशन। टाइप वाई वाले कुछ सवाल बचे हैं, तो उनको आप लोग कर लोगे, थोड़ा तो खुद भी मेहनत कर ही लोगे, तो समझ में आया होगा आई होप की चीजें। 2023 का पेपर जो सो कॉल्ड टफेस्ट पेपर था, लेकिन मुझे लगता है कि टफेस्ट पेपर नहीं था। टाइप वाई वाले भी अगर इवन आपकी 50% सारे भी गलत हो गए ना, मतलब 40 के 40 गलत हो गए, तो 95 तो आने चाहिए थे आपके। भाई ये तो बन रहा है ना, 40 के 40 गलत कर दिए, वैसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं, 40 में से मैक्सिमम 30 गलत हो सकते, 10 तो सही उसमें भी होंगे, तो 0 हो जाएगा। पर ठीक है, एग्जाम में बहुत सारी चीजें रहती है, मैटर करती है, तो आप आई होप कि आप लोगों को इसमें 100 के आसपास स्कोर चाहिए था और आप ला सकते थे। और बाकी पेपर अच्छा था, इस बार भी ऐसा ही आएगा। कुछ एक चीजों के लिए इस बार थोड़ा सावधान रहना कि आपको अजर्सन रीजनिंग वाले सवाल ज्यादा मिलेंगे इस बार। अजर्सन रीजनिंग वाले लाइक जैसे बिकॉज वाले